आज मंगलवार है तो 98 दिन बाद कौन सा दिन होगा जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं जिसमें आज का दिन बताकर और कहा जाए इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो जितने दिनों से आगे बढ़ा रहा है ना उतने दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे और हम शेषफल पर फोकस करेंगे। यहाँ पूछा गया 98 दिनों बाद यानी 98 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 14 से 98। यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आया, 0 आया, तो हम मंगलवार को 0 दिन से आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। हमारा विकल्प सी सही होगा, मंगलवार। आज मंगलवार है तो 98 दिन बाद कौन सा दिन होगा जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं जिसमें आज का दिन बताकर और कहा जाए इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो जितने दिनों से आगे बढ़ा रहा है ना उतने दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे और हम शेषफल पर फोकस करेंगे। यहाँ पूछा गया 98 दिनों बाद यानी 98 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 14 से 98। यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आया, 0 आया, तो हम मंगलवार को 0 दिन से आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। हमारा विकल्प सी सही होगा, मंगलवार। दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, अगर 15 दिसंबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 सितंबर 2005 को क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ष क्या आपका समान है। जब वर्ष समान होती है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पर देखिए बैलेंस हमारा सितंबर में कितना दिन रह जाएगा, तो आपका सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और हम 30 में -14 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, और दिसंबर को देखिए दोस्तों 15 दिसंबर की हमसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 92 आ जाएगा। 92 में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा दोस्तों 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर बाद का दे रखा है दिन और हमें यहाँ पर पहले का दिन पूछा जा रहा है। इसका मतलब है जो हमारा शुक्रवार दिन है उससे हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। शुक्रवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुरुवार। दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, अगर 15 दिसंबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 सितंबर 2005 को क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ष क्या आपका समान है। जब वर्ष समान होती है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पर देखिए बैलेंस हमारा सितंबर में कितना दिन रह जाएगा, तो आपका सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और हम 30 में -14 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, और दिसंबर को देखिए दोस्तों 15 दिसंबर की हमसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 92 आ जाएगा। 92 में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा दोस्तों 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर बाद का दे रखा है दिन और हमें यहाँ पर पहले का दिन पूछा जा रहा है। इसका मतलब है जो हमारा शुक्रवार दिन है उससे हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। शुक्रवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुरुवार। दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, अगर 15 दिसंबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 सितंबर 2005 को क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्ष क्या आपका समान है। जब वर्ष समान होती है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पर देखिए बैलेंस हमारा सितंबर में कितना दिन रह जाएगा, तो आपका सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और हम 30 में -14 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, और दिसंबर को देखिए दोस्तों 15 दिसंबर की हमसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 92 आ जाएगा। 92 में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा दोस्तों 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर बाद का दे रखा है दिन और हमें यहाँ पर पहले का दिन पूछा जा रहा है। इसका मतलब है जो हमारा शुक्रवार दिन है उससे हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। शुक्रवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुरुवार। बेहतरीन कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको। जब भी कभी डेट सेम और ईयर बदल दी जाए, ध्यान देना मेरी बात पर, डेट सेम और ईयर बदल दिया जाए। यानी आपको बोला है 12 अक्टूबर 1997 वाज सैटरडे, देन व्हाट डे वाज इट ऑन द सेम डेट 2008। सेम डेट है, मतलब डेट सेम है और ईयर बदल दिया जाए। कुछ भी मत करना, ईयर से जोड़ लेना। 97 से 2008 तक 11 साल हो गए और उसमें जितने भी लीप ईयर हो गए 2000, 2004 और 2008 3 लीप ईयर हो गए, बस उन दोनों को प्लस कर दो, 14 हो जाएगा। 14 का मतलब 0 बचा रिमाइंडर, 0 का मतलब हो गया सेम डे आ जाएगा सैटरडे।
यानी बेहतरीन कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको। जब भी कभी डेट सेम हो, ईयर बदल दी जाए। ध्यान देना मेरी बात पे, डेट सेम हो, ईयर बदल दिया जाए। यानी आपको बोला है 12 अक्टूबर 1997 was Saturday, then what day was it on the same date 2008? सेम डेट है, मतलब डेट सेम है और ईयर बदल दिया जाए। कुछ भी मत करना, ईयर्स को जोड़ लेना। 97 से 2008 तक 11 साल हो गए और उसमें जितने भी लीप ईयर हो गए 2000, 2004 और 2008 तीन लीप ईयर हो गए। बस उन दोनों को प्लस कर दो, 14 हो जाएगा। 14 का मतलब 0 बचा रिमाइंडर, 0 का मतलब हो गया सेम डे आ जाएगा सैटरडे। 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? इसके लिए क्या करेंगे? डिग्री यानी थीटा का जो मान होगा उसके लिए फार्मूला है 60h माइनस 11m बट्टा 2। यह h क्या है? घंटा वाली सुई और m क्या है? मिनट वाली सुई। तो 60 गुणा h क्या है? 4 माइनस 11 गुणा m क्या है? 40 बट्टा 2। अब इसका मान क्या आ जाएगा? 6 चौके 24 240 माइनस 11 चौके 44, 0 लग जाएगा बट्टे में 2। अब 240 में 440 घटाएंगे क्या आएगा? माइनस 200 बट्टा 2। 200 को 2 से भाग कितना आएगा? 100 डिग्री आंसर। 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? इसके लिए क्या करेंगे? डिग्री यानी थीटा का जो मान होगा उसके लिए फार्मूला है 60h माइनस 11m बट्टा 2। यह h क्या है? घंटा वाली सुई और m क्या है? मिनट वाली सुई। तो 60 गुणा h क्या है? 25 सितंबर 2023 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2024 कौन सा दिन होगा? यहाँ देखिए सितंबर की बात करें तो 25 से अगर हम बात करें तो अभी 30 का महीना होता है, 5 दिन बचेगा। फिर आएगा कौन सा समय? अक्टूबर। अक्टूबर में कितना होता है? 31। फिर नवंबर 30 होता है। अब दिसंबर पूरा 31 है। और जनवरी में हम बात करें तो 1 तारीख की बात हो रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। 728 3 बचेगा। 7 चौक 28 2 बचेगा। 7 चौक 28 3 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा है। सब कुछ जोड़िए। 5 3 8 2 10 3 13 1 14। 14 को 7 से काटिए, पूरा कट जाएगा 2 बार में। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। मतलब एक दिन का इसमें गेन नहीं होगा। मतलब जो दिन है अभी वही दिन होगा। मतलब क्या होगा? सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 25 सितंबर 2023 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? यहाँ देखिए सितंबर की बात करें तो 25 से अगर हम बात करें तो अभी 30 का महीना होता है, 5 दिन बचेगा। फिर आएगा कौन सा समय? अक्टूबर। अक्टूबर में कितना होता है? 31। फिर नवंबर 30 होता है। अब दिसंबर पूरा 31 है। और जनवरी में हम बात करें तो 1 तारीख की बात हो रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। 7 चौक 28 3 बचेगा। 7 चौक 28 2 बचेगा। 7 चौक 28 3 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा है। सब कुछ जोड़िए। 5 3 8 2 10 3 13 1 14। 14 को 7 से काटिए, पूरा कट जाएगा 2 बार में। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। मतलब एक दिन का इसमें गेन नहीं होगा। मतलब जो दिन है अभी वही दिन होगा। मतलब क्या होगा? सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 25 सितंबर कि जहाजों को जो डुबा दे उसे एक्साइज ऑफिसर की पावर होगी। आज मंगलवार है तो 98 दिन बाद कौन सा दिन होगा जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं जिसमें आज का दिन बताकर और कहा जाए इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो जितने दिनों से आगे बढ़ा रहा है ना उतने दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे और हम शेषफल पर फोकस करेंगे। यहाँ पूछा गया 98 दिनों बाद, यानी 98 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 1498। यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आया? 0 आया। तो हम मंगलवार को 0 दिन से आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? मंगलवार ही आएगा। हमारा विकल्प सी सही होगा, मंगलवार।
आज मंगलवार है तो 98 दिन बाद कौन सा दिन होगा जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं जिसमें आज का दिन बताकर और कहा जाए इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो जितने दिनों से आगे बढ़ा रहा है ना उतने दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे और हम शेष पर फोकस करेंगे। यहाँ पूछा गया 98 दिनों बाद, यानी 98 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 1498। यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आया, 0 आया, तो हम मंगलवार को 0 दिन से आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। हमारा विकल्प सी सही होगा, मंगलवार। If the 1st of January 2003 was Wednesday, then which day will be the 31st of December 2003? That is what is asked in the question. To solve this question, first of all we have to see whether 2003 is a leap year or not. Here 2003 is not a leap year, okay? If the year given here is not a leap year, then the day which will be the 1st of January be the 1st of January. Here the 30th. Then which day will be the 31st of December 2003? That is what is asked in the question. To solve this question, first of all we have to see whether 2003 is a leap year or not. Here 2003 is not a leap year, okay? If the year given here is not a leap year, then the day which will be the 1st of January, here the 31st of December will also be the same day. That means the 31st of December 2003 will become Wednesday, the correct answer, okay? If the 1st of January 2003 was Wednesday, then which day will be the 31st of December 2003? और लीप वर्ष इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। यहाँ किसी बालक को समस्या नहीं चाहिए। साधारण वर्ष होता है, इसमें दिन होते हैं, तो ऐसा करते हैं। ये जो लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, इसमें दिन होते हैं, आप लोग 366 दिन करते हैं। इसमें 366 दिन करते हैं। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है, जो एक दिन एक्स्ट्रा है, इसके कारण है आप लोग कहेंगे फरवरी के कारण। इसके कारण है फरवरी के कारण है। फरवरी के कारण एक दिन इसमें ज्यादा है। ये जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी जो होती है आप लोग फरवरी 29 दिन की होती है। 29 दिन की।
दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, अगर 15 दिसंबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 सितंबर 2005 को क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्ष क्या आपका समान है। जब वर्ष समान होती है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पर देखिए बैलेंस हमारा सितंबर में कितना दिन रह जाएगा। तो आपका सितंबर में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और हम 30 में -14 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, और दिसंबर को देखिए दोस्तों 15 दिसंबर की हमसे यहाँ पर बात कर रहा है। सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 92 आ जाएगा। 92 में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा दोस्तों 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर बाद का दे रखा है दिन, और हमें यहाँ पर पहले का दिन पूछा जा रहा है। इसका मतलब है जो हमारा शुक्रवार दिन है उससे हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। शुक्रवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुरुवार। पेन कैलेंडर निकालने की खतरनाक ट्रिक आपको देखते ही मजा आ जाएगा। कोई भी साल दिया हो 25 सितंबर 2023 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। यहाँ देखिए सितंबर की बात करें तो 25 से अगर हम बात करें तो अभी 30 का महीना होता है, 5 दिन बचेगा। फिर आएगा कौन सा समय, अक्टूबर। अक्टूबर में कितना होता है, 31। फिर नवंबर 30 होता है, अब दिसंबर पूरा 31 है, और जनवरी में हम बात करें तो 1 तारीख की बात हो रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। 7 से 28 3 बचेगा, 7 से 28 2 बचेगा, 7 से 28 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा है। सबको जोड़िए, 5 3 8 2 10 3 13 1 14। 14 को 7 से काटिए, पूरा कट जाएगा 2 बार में। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। मतलब एक भी दिन का इसमें एक दिन नहीं होगा। मतलब जो दिन है अभी वही दिन होगा। मतलब क्या होगा, सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बेहतरीन कोई तरीका नहीं। Look at the question. Which number will come in this place? 12 मार्च 2005 को मंगलवार है तो 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे लेंगे, 12 मार्च और 2005 को कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। फिर पूछ रहा है 12 मार्च और कौन सा साल 2011 को कौन सा दिन है। तो देखिए हम कैसे लेंगे, अब क्या करेंगे, तारीख और महीना को अलग कर देंगे और वर्ष का कर देंगे अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी 12 मार्च है और नीचे भी 12 मार्च है, तो दोनों समान क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2005 से 2011 के बीच में कितने साल का अंतर है, तो 6 साल का अंतर है। जितने साल का अंतर रहता है उतना ही डिवीजन आता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो 2005 से 2011 तक इसके बीच में कितने लीजिए आएंगे, तो 1 लीजिए आएगा। और कौन सा साल होगा, 2008 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और बढ़ेगा। तो डिवीजन की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसको क्या करेंगे, 7 से 7 में काटेंगे तो काटेंगे, या 7 से छोटा रहेगा तो अंदर में। इसको 7 से भाग देंगे तो डिवीजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा 0 आएगा। तो मंगलवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, था वही दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार। 12 मार्च 2005 को मंगलवार है तो 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे लेंगे, 12 मार्च और 2005 को कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। फिर पूछ रहा है 12 मार्च और कौन सा साल 2011 को कौन सा दिन है। तो देखिए हम कैसे लेंगे, अब क्या करेंगे, तारीख और महीना को अलग कर देंगे और वर्ष का कर देंगे अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी 12 मार्च है और नीचे भी 12 मार्च है, तो दोनों समान क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2005 से 2011 के बीच में कितने साल का अंतर है, तो 6 साल का अंतर है। जितने साल का अंतर रहता है उतना ही डिवीजन आता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो 2005 से 2011 तक इसके बीच में कितने लीजिए आएंगे, तो 1 लीजिए आएगा। और कौन सा साल होगा, 2008 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और बढ़ेगा। तो डिवीजन की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसको क्या करेंगे, 7 से 7 में काटेंगे तो काटेंगे, या 7 से छोटा रहेगा तो अंदर में। इसको 7 से भाग देंगे तो डिवीजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा 0 आएगा। तो मंगलवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, था वही दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार। 12 मार्च 2005 को मंगलवार है तो 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे लेंगे, 12 मार्च और 2005 को कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। फिर पूछ रहा है 12 मार्च और कौन सा साल 2011 को कौन सा दिन है। तो देखिए हम कैसे लेंगे, अब क्या करेंगे, तारीख और महीना को अलग कर देंगे और वर्ष का कर देंगे अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी 12 मार्च है और नीचे भी 12 मार्च है, तो दोनों समान क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2005 से 2011 के बीच में कितने साल का अंतर है, तो 6 साल का अंतर है। जितने साल का अंतर रहता है उतना ही डिवीजन आता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो 2005 से 2011 तक इसके बीच में कितने लीजिए आएंगे, तो 1 लीजिए आएगा। और कौन सा साल होगा, 2008 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और बढ़ेगा। तो डिवीजन की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसको क्या करेंगे, 7 से 7 में काटेंगे तो काटेंगे, या 7 से छोटा रहेगा तो अंदर में। इसको 7 से भाग देंगे तो डिवीजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा 0 आएगा। तो मंगलवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन होगा, था वही दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार। 12 मार्च 2005 को मंगलवार है तो 12 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं कहा यदि किसी महीने का जो चौथा दिन है वो वेडनेसडे है और तब हमें बताना कि 19 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसका मतलब है कि 4 तारीख को जो है हमारा वेडनेसडे है।
और 19 तारीख के 3 दिन बाद, यानी कि 19 के बाद 3 दिन और ऐड हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 22 तारीख को बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो 4 तारीख और 22 तारीख के बीच हम ऑड डेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल डेज हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पर 18 दिन होंगे 4 तारीख और 22 तारीख के बीच। अब इन टोटल डेज को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ऑड डेज हो जाएगा। तो 2 बार चल जाएगा और 4 इसमें रिमाइंडर होगा, तो 4 इसमें हमारा ऑड डेज हो जाएंगे। अब डे हमारा वेडनेसडे था, तो उससे 4 दिन आगे हम काउंट कर लेंगे। वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे एंड फिर संडे। तो संडे इसमें हमारा सही आंसर होगा। तो कैलेंडर रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं कहा यदि किसी महीने का जो चौथा दिन है वो वेडनेसडे है, और तब हमें बताना है कि 19 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसका मतलब है कि 4 तारीख को जो है हमारा वेडनेसडे है, और 19 तारीख के 3 दिन बाद, यानी कि 19 के बाद 3 दिन और ऐड हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 22 तारीख को बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो 4 तारीख और 22 तारीख के बीच हम ऑड डेज निकाल लेंगे। सबसे पहले टोटल डेज हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पर 18 दिन होंगे 4 तारीख और 22 तारीख के बीच। अब इन टोटल डेज को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ऑड डेज हो जाएगा। तो 2 बार चल जाएगा और 4 इसमें रिमाइंडर होगा, तो 4 इसमें हमारा ऑड डेज हो जाएंगे। अब डे हमारा वेडनेसडे था, तो उससे 4 दिन आगे हम काउंट कर लेंगे। वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे एंड फिर संडे। तो संडे इसमें हमारा सही आंसर होगा। तो कैलेंडर रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं कहा यदि क्या क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम लैंग्वेज का अगर क्वेश्चन आता है तो आप डेट को डेट से कैंसिल कर दीजिए, मंथ को मंथ से कैंसिल कर दीजिए, सन का अंतर ले लीजिए, सन का अंतर लेंगे तो 13 आएगा। इसमें आप इंक्लूड कीजिए कि कितने लीप ईयर 2006 से 19 तक होंगे, तो 3 लीप ईयर होंगे। इनको आपस में जोड़िए, 16 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 गुना 14 और 2 16। ये 2 डेज ऐसे होंगे जो आपके ऑड डेज हुए। दोस्तों इसमें देखा जाए 2006 की बात पूछ रहा तो 2 दिन पीछे चले आइए, तो 2 दिन आपको पीछे आएंगे बुधवार हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम लैंग्वेज का अगर क्वेश्चन आता है तो आप डेट को डेट से कैंसिल कर दीजिए, मंथ को मंथ से कैंसिल कर दीजिए, सन का अंतर ले लीजिए, सन का अंतर लेंगे तो 13 आएगा। इसमें आप इंक्लूड कीजिए कि कितने लीप ईयर 2006 से 19 तक होंगे, तो 3 लीप ईयर होंगे। इनको आपस में जोड़िए, 16 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 गुना 14 और 2 16। ये 2 डेज ऐसे होंगे जो आपके ऑड डेज हुए। दोस्तों इसमें देखा जाए 2006 की बात पूछ रहा तो 2 दिन पीछे चले आइए, तो 2 दिन आपको पीछे आएंगे बुधवार हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा इसे निकालने के लिए सबसे आसान चीज क्या है, देखिए 5 चीजें होती हैं वो क्या होती हैं। पहली ये चीज होती है कितनी तारीख है, फिर दूसरा होता है जनवरी, ये महीने का कोड होता है, फिर कौन सी साल है वो यहाँ लिखा जाता है, और कौन सी शताब्दी है, जैसे यहाँ 1900 शताब्दी है उसका कोड लिखा जाएगा। तो कोड आप कहाँ से लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके कोड है, यहाँ से आपको कोड लिखने हैं, इन कोड को याद करना है। तो आप देखिए यहाँ आपको जनवरी का कोड चाहिए, जनवरी का कोड 0 है तो तारीख लिखनी है, उसके नीचे इसका कोड लिखना है, फिर यहाँ से साल लिखना है जो कि 50 है, फिर 1900 मतलब शताब्दी, 1900 शताब्दी का कोड 0 है। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज कहाँ से लाएंगे, जो साल है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे 12 आया, 12 बार जाएगा, शेष जो आएगा उसको ध्यान नहीं लेंगे, 12 बार पूरा जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। ये होती है लीप ईयर की जो संख्या होती है। अब इन सबको ऐड करेंगे, जो आएगा उसको 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखते हैं कितना शेष बचा, यहाँ शेष पे ध्यान देना है। शेष है आपका 3, 1 पे सोमवार होता है, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा इसे निकालने के लिए सबसे आसान चीज क्या है, देखिए 5 चीजें होती हैं वो क्या होती हैं। पहली ये चीज होती है कितनी तारीख है, फिर दूसरा होता है जनवरी, ये महीने का कोड होता है, फिर कौन सी साल है वो यहाँ लिखा जाता है, और कौन सी शताब्दी है, जैसे यहाँ 1900 शताब्दी है उसका कोड लिखा जाएगा। तो कोड आप कहाँ से लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके कोड है, यहाँ से आपको कोड लिखने हैं, इन कोड को याद करना है। तो आप देखिए यहाँ आपको जनवरी का कोड चाहिए, जनवरी का कोड 0 है तो तारीख लिखनी है, उसके नीचे इसका कोड लिखना है, फिर यहाँ से साल लिखना है जो कि 50 है, फिर 1900 मतलब शताब्दी, 1900 शताब्दी का कोड 0 है। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज कहाँ से लाएंगे, जो साल है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे 12 आया, 12 बार जाएगा, शेष जो आएगा उसको ध्यान नहीं लेंगे, 12 बार पूरा जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। ये होती है लीप ईयर की जो संख्या होती है। अब इन सबको ऐड करेंगे, जो आएगा उसको 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखते हैं कितना शेष बचा, यहाँ शेष पे ध्यान देना है। शेष है आपका 3, 1 पे सोमवार होता है, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा इसे निकालने के लिए सबसे आसान चीज क्या है, देखिए 5 चीजें होती हैं वो क्या होती हैं। पहली ये चीज होती है कितनी तारीख है,
फिर दूसरा होता है जनवरी, ये महीने का कोड होता है। फिर कौन सी साल है वो यहाँ लिखा जाता है, और कौन सी शताब्दी है, जैसे यहाँ 1900 शताब्दी है उसका कोड लिखा जाएगा। तो कोड आप कहाँ से लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके कोड है, यहाँ से आपको कोड लिखने हैं, इन कोड को याद करना है। तो आप देखिए यहाँ आपको जनवरी का कोड चाहिए, जनवरी का कोड 0 है तो तारीख लिखनी है, उसके नीचे इसका कोड लिखना है, फिर यहाँ से साल लिखना है जो कि 50 है, फिर 1900 मतलब शताब्दी, 1900 शताब्दी का कोड 0 है। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज कहाँ से लाएंगे, जो साल है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे 12 आया, 12 बार जाएगा, शेष जो आएगा उसको ध्यान नहीं लेंगे, 12 बार पूरा जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। ये होती है लीप ईयर की जो संख्या होती है। अब इन सबको ऐड करेंगे, जो आएगा उसको 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखते हैं कितना शेष बचा। यहाँ शेष पे ध्यान देना है, शेष है आपका 3। 1 पे सोमवार होता है, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार होता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। जनवरी 1950 को कौन सा सेम कैलेंडर निकाल सेम कैलेंडर निकालने की खतरनाक ट्रिक आपको देखते ही मजा आ जाएगा। कोई भी साल दिया हो 4 से भाग करो, अगर शेषफल 1 बचा तो 6 जोड़ना है, शेषफल 2 या 3 बचा तो 11 जोड़ना है, 4 से पूरा भाग हो गया, शेषफल 0 यानी कि लीप ईयर है तो आपको 28 जोड़ना है। यूपीएससी सीसैट 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन, साल 2025 का कैलेंडर किसके समान है, तो इसको 4 से भाग करो, क्या बचेगा बच्चों, 1 शेषफल बचेगा, तो 2025 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर 6, यानी कि 2025 2031 के कैलेंडर के समान है। मैं आपसे पूछूं साल 2012 का नेक्स्ट ईयर सेम कैलेंडर कब मिलेगा, तो इसको 4 से भाग करो, पूरा भाग हो जाएगा, तो 2012 में क्या जोड़ देंगे 28, कितना आएगा 2040, यानी कि 2012 और 2040 में बिल्कुल एक जैसा कैलेंडर होगा बच्चों। सेम कैलेंडर निकालने की खतरनाक ट्रिक आपको देखते ही मजा आ जाएगा। कोई भी साल दिया हो 4 से भाग करो, अगर शेषफल 1 बचा तो 6 जोड़ना है, शेषफल 2 या 3 बचा तो 11 जोड़ना है, 4 से पूरा भाग हो गया, शेषफल 0 यानी कि लीप ईयर है तो आपको 28 जोड़ना है। यूपीएससी सीसैट 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन, साल 2025 का कैलेंडर किसके समान है, तो इसको 4 से भाग करो, क्या बचेगा बच्चों, 1 शेषफल बचेगा, तो 2025 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर 6, यानी कि 2025 2031 के कैलेंडर के समान है। मैं आपसे पूछूं साल 2012 का नेक्स्ट ईयर सेम कैलेंडर कब मिलेगा, तो इसको 4 से भाग करो, पूरा भाग हो जाएगा, तो 2012 में क्या जोड़ देंगे 28, कितना आएगा 2040, यानी कि 2012 और 2040 में बिल्कुल एक जैसा कैलेंडर होगा बच्चों। सेम कैलेंडर निकालने बोला गया कि 300 और 1000 के बीच, तो बीच लगा देने का मतलब हो गया 300 और 1000 को छोड़ दीजिए, यानी अब आप कैलेंडर क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको मात्र इन 2 कोड को याद रखना है। यहाँ पे जो पहला टेबल है ये मंथ कोड है और यहाँ पे सेंचुरी कोड है। जो तारीख दिया रहेगा उसको लिखना है, यहाँ पे 26 दिया है। अब इसके बाद जनवरी का कोड यहाँ पे टेबल से देख लेंगे, यहाँ पे 0 लिखा है, 0 लिखेंगे। फिर ईयर कौन सा है, ईयर हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट वाला जो 2 डिजिट होते हैं उसी को ले लेना होता है, यहाँ पे 50 है। ईयर निकालने के लिए आपको जो ईयर है उसे 4 से डिवाइड करना है, जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको सेंचुरी कोड देखना है। सेंचुरी कोड कैसे निकाला जाता है, देखना यहाँ पे कौन सा ईयर दिया है, जैसे 2050 में 2000 मिल रहा होगा, 2000 का कोड होता है 6, आपको यहाँ पे 6 लिखना है, आपको इन सभी को ऐड करना है, 6 2 8 8 6 14 5 1 6 6 2 8 1 9, यहाँ पे आपको 94 मिल गया। तो आपको अब यहाँ 94 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो एक बार जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 आएगा 24 और 7 3 21, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे हमें देखना है 3 किस नंबर का आ रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, तो वो वेडनेसडे है। अब आप कैलेंडर क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आपको मात्र इन 2 कोड को याद रखना है। यहाँ पे जो पहला टेबल है ये मंथ कोड है और यहाँ पे सेंचुरी कोड है। जो तारीख दिया रहेगा उसको लिखना है, यहाँ पे 26 दिया है। अब इसके बाद जनवरी का कोड यहाँ पे टेबल से देख लेंगे, यहाँ पे 0 लिखा है, 0 लिखेंगे। फिर ईयर कौन सा है, ईयर हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट वाला जो 2 डिजिट होते हैं उसी को ले लेना होता है, यहाँ पे 50 है। ईयर निकालने के लिए आपको जो ईयर है उसे 4 से डिवाइड करना है, जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको सेंचुरी कोड देखना है। सेंचुरी कोड कैसे निकाला जाता है, देखना यहाँ पे कौन सा ईयर दिया है, जैसे 2050 में 2000 मिल रहा होगा, 2000 का कोड होता है 6, आपको यहाँ पे 6 लिख देना है, आपको इन सभी को ऐड करना है, 6 2 8 8 6 14 5 1 6 6 2 8 1 9, यहाँ पे आपको 94 मिल गया। तो आपको अब यहाँ 94 को आपको 7 से डिवाइड करना है, तो एक बार जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 आएगा 24 और 7 3 21, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे हमें देखना है 3 किस नंबर का आ रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, तो वो वेडनेसडे है। अब आप कैलेंडर क्वेश्चन को What day of the week was 31st January 2007? So 31st January 2007 is what day? So you know how to calculate. ఎలా calculate చేయాలి తెలుసు కదా. 31 days number of odd days how many? 31 days number of odd days 3. January code how much? January code is 0. Next 2007 means we need to calculate for 2006. Now 2006 means 2000 is a multiple of 400, so 0. Now 6 years means 6 plus 6 by 4 means 1. Okay, now if you simplify this, what happened? 6 plus 1 is 7, 7 means 0. Finally we are left with what? Finally we are left with 3. So 3 means Wednesday. So answer for this question will be Wednesday. Yes or no? So answer. Easy tip for calendar problems. 25th మే సండే అయితే 12th జూన్ ఏ రోజు అవుతుందో చెప్పండి అని అడిగినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి మేలో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి, 31 డేస్.
Here's the easiest way to find mean, median, mode, and range. For mean, add all the numbers together and divide by the number of numbers. Here it's over 7 and we get 5.29. For median, while the numbers are in order, cross out from each end until you get the middle number. Here, 4. Mode is the number that happens the most, which is also 4. Range is the largest minus the smallest number, which gets us 12. For more math hacks and tips, make sure to follow us at Math Celebrity. Here's the easiest way to find mean, median, mode, and range. For mean, add all the numbers together and divide by the number of numbers. Here it's over 7 and we get 5.29. For median, while the numbers are in order, cross out from each end until you get the middle number. Here, 4. Mode is the number that happens the most, which is also 4. Range is the largest minus the smallest number, which gets us 12. For more math hacks and tips, make sure to follow us at कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो एक कहावत है ना, आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप गरीब मर जाओ। आपकी रिसर्च में अपने डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें बार बार यूज होगा मीन, मोड, मीडियन। अब ये क्या है? नंबर 1 मीन। अब सोचिए कि 5 दोस्त हैं, वो मिलकर एक रेस्टोरेंट गए, टोटल बिल आया 1000 रुपीज। अब उन्होंने सोचा सब इक्वल रुपीज कंट्रीब्यूट करके 1000 रुपीज का बिल पे कर देंगे। टोटल 1000 के प्राइस को 5 लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी यानी कि 200 रुपीज ईच इस ग्रुप का मीन है। तो नंबर 2 द मीडियन। अब सोचिए कि 5 लोगों ने टेस्ट दिया जो कि टोटल 30 मार्क्स का था और उनके स्कोर्स आए 10, 15, 20, 25 और 30। अब इन सारी वैल्यूज में जो सेंट्रल वैल्यू है वो आपका मीडियन है। व्हाट इफ आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो, तो ऐसे में सेंट्रल 2 वैल्यूज की एवरेज आपके मीडियन बन जाएगी। नंबर 3 द मूड। मान लीजिए कि 10 लोग हैं और उनसे उनकी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर पूछा जाए। 2 लोग कहते हैं कि उन्हें चॉकलेट पसंद है, बट 3 लोग कहते हैं कि उन्हें वनीला पसंद है। 5 लोग कहते हैं कि उन्हें तो स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो सबसे ज्यादा बार जो आंसर मिला यानी कि स्ट्रॉबेरी, जो कि 5 टाइम्स मिला, आपका मूड बन जाता है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। आपकी रिसर्च में अपने डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज करेंगे डिस्क्रिप्टिव। दोस्तों आपका सवाल है 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 है। इसका बहुलक क्या होगा? इतना हल्का क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिए। जो सबसे ज्यादा बार आएगा दोस्तों वही आपका आंसर होगा। ध्यान दे 3 आया है एक बार दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 4 दोस्तों, 2 बार आया है, तो आपका आंसर 4 होगा दोस्तों। बन गया आंसर आ गया दोस्तों। जल्दी से कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब टू शेयर। आज एक ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूं ना, दुनिया का कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल। तो दोस्तों सबसे पहले इंस्टाग्राम की वीडियो। Here's the easiest way to find mean, median, mode, and range. For mean, add all the numbers together and divide by the number of numbers. Here it's over 7 and we get 5.29. For median, while the numbers are in order, cross out from each end until you get the middle number. Here, 4. Mode is the number that happens the most, which is also 4. Range is the largest minus the smallest number, which gets us 12. For more math hacks and tips, make sure to follow us at Math Celebrity. Here's the easiest way to find mean, median, mode, and range. दोस्तों आपका सवाल है 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 है। इसका बहुलक क्या होगा? इतना हल्का क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिए। जो सबसे ज्यादा बार आएगा दोस्तों वही आपका आंसर होगा। ध्यान दे 3 आया है एक बार दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 4 दोस्तों, 2 बार आया है, तो आपका आंसर 4 होगा। बन गया आंसर आ गया दोस्तों। जल्दी से कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब टू शेयर। What is going on, wonderful people? Let's see if you're good at statistics. Here is a set of numbers. Please find the mean, the median, the mode, and the range. Pause the video and try to answer these yourself. To find the mean, you simply add them up together and you divide them by their number. And their number is, I have 5 numbers, so the denominator is 5. So the mean is 6.6. The median is the number that's right smack in the middle. Cancel this with this, cancel the second with the second, and the one in the middle is 5. The mode is a la mode, meaning trendy. The most trendy is the most repeated, and the one that's repeated the most is 5. It is repeated twice. The range is the maximum value, 12, minus the minimum value, 1. And 12 minus 1 is 11. Like and follow and check out my statistics playlist for more. स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन निकालना सिखा दूंगा तुरंत। इन डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? सबसे पहले आप इनका मीन औसत निकालो मेरे प्यारे, इन सबको जोड़ो।
प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कहता है हमें माद बता दो भैया। माद निकालना सारा विद्यार्थी जानता है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे बीच बड़ा होने के कारण कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है। अतः करना क्या है, गौर से समझिए, ठीक है। यहाँ पे माद बराबर सबको पता है क्या होता है भैया, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा का एफ होता है। नहीं, एक्स कौन है, तो ए वाला चार पद, एफ कौन है बराबर का ए वाला। क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसका गुणनफल ये दोनों को गुना प्लस इसका गुना प्लस गुना में फ्रीक्वेंसी के योग से भाग दे देना है। करना क्या है, तो ये गुना एक करने में कहीं ना कहीं ये दोनों को गुना करने में हमें अच्छा खासा वक्त खा जाएगा। तो इकाई अंक का काम कर लो ना। कैसे करोगे, तो कहोगे ये दो गुना करना है तो नतीजा 27 क्या आएगा भैया, 7 आएगा। इकाई अंक है ना, प्लस इसका इकाई अंक 6 दूनी 12 यानी कि 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे चलो तो 0 गुना 9 करोगे 0 आ जाएगा। प्लस आगे बढ़ो 963 यानी कि 3 आ जाएगा। इसके आगे बढ़ो क्या होगा, 5 गुना 0 यानी कि 5 0 हो जाएगा। नहीं, अब बटा में क्या होगा, सिग्मा एफ यानी एफ का योग, तो इसका भी इकाई ले लो, 3 2 5 5 9 14 14 यानी कि 4 हो जाएगा इकाई अंक, 4 7 11 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसमें हल करो तो 7 2 9 9 3 12 12 का इकाई क्या होगा 2 2 बटा 1 1 में कितना सुनोगे 2 आएगा भैया, कहोगे 2 से। यानी जो भी आपको उत्तर आने वाला उसका इकाई अंक में क्या आना है भैया, तो 2 आना है। 2 इसके अंत में नहीं, इसके अंत में नहीं, इसके अंत में नहीं, सिर्फ इसके अंत में भी आपका ऑप्शन हुआ। बस ये ढंग से क्वेश्चन को निपटा लेंगे। तो कभी C9 पे कभी इकाई अंक का काम करके आप आराम से निकाल सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन का हल सेकंडों में। तो हमें विदा दीजिए, ओके बाय बाय। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कहता है हमें माद बता दो भैया। माद निकालना सारा विद्यार्थी जानता है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे बीच बड़ा होने के कारण कैलकुलेशन लेंदी होने वाला है। अतः करना क्या है, गौर से समझिए, ठीक है। यहाँ पे माद बराबर सबको पता है क्या होता है भैया, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा का एफ होता है। नहीं, एक्स कौन है, तो ए वाला चार पद, एफ कौन है बराबर का ए वाला। क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसका गुणनफल ये दोनों को गुना प्लस इसका गुना प्लस गुना में फ्रीक्वेंसी के योग से भाग दे देना है। करना क्या है, तो ये गुना एक करने में कहीं ना कहीं ये दोनों को गुना करने में हमें अच्छा खासा वक्त खा जाएगा। तो इकाई अंक का काम कर लो ना। कैसे करोगे, तो कहोगे ये दो गुना करना है तो नतीजा 27 क्या आएगा भैया, 7 आएगा। इकाई अंक है ना, प्लस इसका इकाई अंक 6 दूनी 12 यानी कि 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे चलो तो 0 गुना 9 करोगे 0 आ जाएगा। प्लस आगे बढ़ो 963 यानी कि 3 आ जाएगा। इसके आगे बढ़ो क्या होगा, 5 गुना 0 यानी कि 5 0 हो जाएगा। नहीं, अब बटा में क्या होगा, सिग्मा एफ यानी एफ का योग, तो इसका भी इकाई ले लो, 3 2 5 5 9 14 14 यानी कि 4 हो जाएगा इकाई अंक, 4 7 11 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसमें हल करो तो 7 2 9 9 3 12 12 का इकाई क्या होगा 2 2 बटा 1 1 में कितना सुनोगे 2 आएगा भैया, कहोगे 2 से। यानी जो भी आपको उत्तर आने वाला उसका इकाई अंक में क्या आना है भैया, तो 2 आना है। 2 इसके अंत में नहीं, इसके अंत में नहीं, इसके अंत में नहीं, सिर्फ इसके अंत में। हल करो तो 7 2 9 9 3 12 12 का इकाई क्या होगा 2 2 बटा 1 1 में कितना सुनोगे 2 आएगा भैया, कहोगे 2 से। यानी जो भी आपको उत्तर आने वाला उसका इकाई अंक में क्या आना है भैया, तो 2 आना है। 2 इसके अंत में नहीं, इसके अंत में नहीं, इसके अंत में नहीं, सिर्फ इसके अंत में भी आपका ऑप्शन हुआ। बस ये ढंग से क्वेश्चन को निपटा लेंगे। तो कभी C9 पे कभी इकाई अंक का काम करके आप आराम से निकाल सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन का हल सेकंडों में। तो हमें विदा दीजिए, ओके बाय बाय। इस एक्सप्रेशन में आपको मीन और मीडियन करना है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं जो हमने इसको लिख रखा है। फिर निकालते हैं टोटल पर कितने जोड़ेंगे, 9 क्या है आपकी विषम संख्या है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन और विषम पद हो तो उसके लिए फॉर्मूला होते हैं मीडियन और मोड के। सबसे पहले निकालते हैं मीडियन की मध्य को n + 1 हुआ पद। n कितना हमारा 9 + 1 ये कितना 10 10 डिवाइड बाय कौन सा है 5 का पद। 5 का पद कौन सा है 1 2 3 4 5 यानी 8। तो मध्य का कितनी मिल जाएगा 8। अब निकालते हैं समान माध्य। समान माध्य क्या होता है, कुल पदों को जोड़ते कुल पदों की संख्या। सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 54 और संख्या कितनी है 9 का डिवाइड 9 54 यानी 6 हो जाएगा। मोड यानी बहुपद क्या होता है, सर्वाधिक बार आवृत्ति आती है। तो सबसे ज्यादा बार जो पद आया वो ले लीजिए। 9 देखिए 3 बार आया है, इसकी सर्वाधिक आवृत्ति जाएगी 9। तो मोड कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा प्रश्न का। इस एक्सप्रेशन में आपको मीन और मीडियन करना है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं जो हमने इसको लिख रखा है। फिर निकालते हैं टोटल पर कितने जोड़ेंगे, 9 क्या है आपकी विषम संख्या है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और विषम पद हो उसके लिए फॉर्मूला होते हैं मीडियन और मोड के। सबसे पहले निकालते हैं मीडियन की मध्य को n + 1 हुआ पद। n कितना हमारा 9 + 1 ये कितना 10 डिवाइड बाय कौन सा है 5 का पद। 5 का पद कौन सा है 1 2 3 4 5 यानी 8।
तो मध्य गति देखिए आगे 8 आपने कहा कि समांतर माध्य क्या होता है कुल पदों को टिक पदों की संख्या सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 54 और संख्या कितनी है 9 का डिवाइड बाय 9 56 हो जाएगा। मोड ये बहुलक क्या होता है सर्वाधिक बार आवृत्ति आती है सबसे ज्यादा बार जो पद आया वो ले लीजिए मोड कितनी बार आया है इसकी सर्वाधिक आवृत्ति देगी 9 तो मोड कितना हो जाएगा आपका 9। किसी भी डाटा की साला काम करो। एसएससी स्पेशल 2021 में मैथ से डीआई से पूछा गया सवाल, इसमें जो है ना सालों के बिक्री और उत्पादन का डाटा दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है, थाउजेंड में दिया गया है, हजार में। तो आपको पूछा गया है कि 2012 में उत्पादन बिक्री से कितनी। यहाँ पर एक पाई दोस्तों इसको स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन निकालना सिखा दूंगा तुरंत। किसी भी डाटा की मीडियन कैसे निकालते हैं? आपको दिया क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, आपको निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐड करते जाओ 9 + 16 25 25 जमा 24 49 + 15 64 64 68। ठीक है भाई, ये जोड़ के जो आया है ये आपका n है मैक्सिमम 68। आपको क्या करना है, n का आधा करना है 34। 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको में 49। इसे बोलते हैं आपकी मीडियन क्लास, इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की ये जो सबसे छोटी वाली संख्या है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, जो कि आपकी 40 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना। और f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 24 है मेरे प्यारे। ठीक है ना, आप बोलोगे सर। अब ये CF क्या है, CF है कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है CF उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि मेरे भाई यहाँ से 25। h क्या है इनका गैप 0 20 20 40 में, यहाँ पे 20 20 का गैप है ना सब, ये आपका h का मान आ गया 20। बस ये सारी वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे रखनी है। l का मान 40 है, n/2 आपका 34 -25 9 आ गया बटे f आपका 24 है इनटू h आपका 20 है। ये आ जाएगा मेरे भाई 40 प्लस 7.5 47.5 आंसर है। एक बार दोबारा से देख लेना, ये आप करके दिखाओ। किसी भी डाटा की मीडियन कैसे निकालते हैं? आपको दिया क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, आपको निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐड करते जाओ 9 + 16 25 25 जमा 54 49 + 15 64 64 68। ठीक है भाई, ये जोड़ के जो आया है ये आपका n है मैक्सिमम 68। आपको क्या करना है, n का आधा करना है 34। 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको में 49। इसे बोलते हैं आपकी मीडियन क्लास, इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की ये जो सबसे छोटी वाली संख्या है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, जो कि आपकी 40 हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना। और f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 24 है मेरे प्यारे। ठीक है ना, आप बोलोगे सर। अब ये CF क्या है, CF है कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है CF उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि मेरे भाई यहाँ से 25। h क्या है इनका गैप 0 20 20 40 में, यहाँ पे 20 20 का गैप है सब में, ये आपका h का मान आ गया 20। बस ये सारी वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे रखनी है। l का मान 40 है, n/2 आपका 34 -25 9 आ गया बटे f आपका 24 है इनटू h आपका 20 है। ये आ जाएगा मेरे भाई 40 प्लस 7.5 47.5 आंसर है। एक बार दोबारा से देख लेना, ये आप करके दिखाओ। किसी भी डाटा की मीडियन कैसे निकालते हैं? आपको दिया क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, आपको निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐड करते जाओ 9 + 16 25 25 जमा 54 49 + 15 64 64 68। ठीक है भाई, ये जोड़ के जो आया है ये आपका n है मैक्सिमम 68। आपको क्या करना है, n का आधा करना है 34। 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको में 49। इसे बोलते हैं आपकी मीडियन क्लास, इसे बोलते हैं मीडियन। बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड रीजनिंग का ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया था, जहां पर हमें कहना है इस इक्वेशन में हम कौन से दो साइंस को आपस में इंटरचेंज कर दे जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों से क्वेश्चन में ना डिवाइड की तरफ ध्यान दिया करो। क्या 5 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं, यानी एक तो साइन चेंज होगा किसका, डिवाइड का। दूसरा, अब प्लस या डिवाइड के साइन को चेंज करता हूं मैं तो डिवाइड इधर जाता है तो 9 तो 18 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी आंसर जो होगा ना 100% हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। कैसे बच्चों, चेंज करके देख लीजिएगा। यहां पर यदि मैं चेंज करता हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका 17। 10 5 से डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 2 और 2 × 9 यहां पर आएगा और 18 इधर रहेगा, तो ये कितना हो गया 17। ये हो गया आपका 18 और ये हो गया 18। इन तीनों का सम कितना होगा 53। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड रीजनिंग का ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया था, जहां पर हमें कहना है इस इक्वेशन में हम कौन से दो साइंस को आपस में इंटरचेंज कर दे जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों से क्वेश्चन में ना डिवाइड की तरफ ध्यान दिया करो। क्या 5 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं, यानी एक तो साइन चेंज होगा किसका, डिवाइड का। दूसरा, अब प्लस या डिवाइड के साइन को चेंज करता हूं मैं तो डिवाइड इधर जाता है तो 9 तो 18 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी आंसर जो होगा ना 100% हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। कैसे बच्चों, चेंज करके देख लीजिएगा।
यहाँ पर यदि मैं चेंज करता हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका 17, 10 5 से डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 2, और 2 into 9 यहाँ पर रहेगा और 18 इधर रहेगा, तो ये कितना हो गया 17, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया 18, इन तीनों का सम कितना होगा 53। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड रीजनिंग का ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया था, जहां पर हमें बताना है इस इक्वेशन में हम कौन से दो साइंस को आपस में इंटरचेंज कर दे जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों से क्वेश्चन में ना डिवाइड की तरफ ध्यान दिया करो, क्या 5 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं, यानी बोर्ड मार्क्स पर आधारित रीजनिंग के काफी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं और ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में आया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताओ कमेंट बॉक्स में अंदर इस दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए जिससे ये समीकरण सही है। बोर्ड मार्क्स पर आधारित रीजनिंग के काफी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं और ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में आया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताओ कमेंट बॉक्स में अंदर इस दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए जिससे ये समीकरण सही है। बोर्ड मार्क्स पर आधारित रीजनिंग के काफी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं और ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में आया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताओ कमेंट बॉक्स में अंदर इस दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए जिससे ये समीकरण सही है। What is basic algebra? A plus A. क्या कह रहे हैं? तो रूल नंबर 1 यह कह रहे हैं, यदि डिवाइड होने पर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, देखते ही बाहर, देखते ही 5/4, 5/4, 4/2, यहाँ माइनस है ही नहीं, होगा तो सी जाने एग्जामिनर। तो रूल नंबर 1 यह कह रहे हैं, यदि डिवाइड होने पर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, देखते ही बाहर, देखते ही 5/4, 5/4, 4/2, यहाँ माइनस है ही नहीं, होगा तो सी जाने एग्जामिनर। तो रूल नंबर 1 यह कह रहे हैं, यदि डिवाइड होने पर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए, देखते ही बाहर, देखते ही। हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए मैथमेटिकल ऑपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है। इसमें हमको क्या करना है, ये हमारा टाइम बहुत वेस्ट करता है, हमको ये वाले रूल का ध्यान देते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी हमको नंबर दिए मैंने यहाँ पर लिख लिए, अब हमको ये जो यहाँ पर साइन है इसको सॉल्व नहीं करना है, इस बेस पर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर प्लस लिखा था, प्लस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमने लिखा डिवाइड, फिर आगे डिवाइड का मीनिंग क्या है प्लस, फिर माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने मीनिंग है वो है माइनस। हमने इनके साइन सारे चेंज के लिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको इसमें लगाना है बोर्ड मार्क्स का रूल, इसके बिना इसको सॉल्व नहीं करना है। इसको हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर कितना है 13, ये हमने लिखा, फिर करना है हमको मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर कितना है 18, अब यहाँ पर लिखा है 20 प्लस, तो 18 में 13 मैंने प्लस करा कितना है 31, और यहाँ पर लास्ट में क्या है माइनस का 3, तो 31 में से 3 माइनस होगा तो फाइनल हमारा आंसर कितना आएगा 28। तो इस सवाल का सही आंसर कितना होगा हमारा 28। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको फॉलो। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं मैथमेटिकल ऑपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है। इसमें हमको क्या करना है, ये हमारा टाइम बहुत वेस्ट करता है, हमको ये वाले रूल का ध्यान देते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी हमको नंबर दिए मैंने यहाँ पर लिख लिए, अब हमको ये जो यहाँ पर साइन है इसको सॉल्व नहीं करना है, इस बेस पर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर प्लस लिखा था, प्लस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमने लिखा डिवाइड, फिर आगे डिवाइड का मीनिंग क्या है प्लस, फिर माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने मीनिंग है वो है माइनस। हमने इनके साइन सारे चेंज के लिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको इसमें लगाना है बोर्ड मार्क्स का रूल, इसके बिना इसको सॉल्व नहीं करना है। इसको हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर कितना है 13, ये हमने लिखा, फिर करना है हमको मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर कितना है 18, अब यहाँ पर लिखा है 20 प्लस, तो 18 में 13 मैंने प्लस करा कितना है 31, और यहाँ पर लास्ट में क्या है माइनस का 3, तो 31 में से 3 माइनस होगा तो फाइनल हमारा आंसर कितना आएगा 28। तो इस सवाल का सही आंसर कितना होगा हमारा 28। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको फॉलो।
हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है। इसमें हमको क्या करना है, ये हमारा टाइम बहुत वेस्ट करता है, हमको ये वाले रूल का ध्यान देते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे This question of reasoning related to board maths came in SSC CGL exam, where we have to tell which two signs should we interchange in this equation so that this equation becomes what? हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों से क्वेश्चन में ना डिवाइड की तरफ ध्यान दिया करो। क्या 5 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं, यानी एक तो साइन चेंज होगा किसका? डिवाइड का। दूसरा, अब प्लस या डिवाइड के साइन को चेंज करता हूं मैं तो डिवाइड इधर जाता है तो 9 तो 18 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी आंसर जो होगा ना 100% हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। कैसे बच्चों? चेंज करके देख लीजिएगा। यहां पर यदि मैं चेंज करता हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका 17, 10 5 से डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 2, और 2 into 9 यहां पर रहेगा और 18 इधर रहेगा, तो ये कितना हो गया 17, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया 18। इन तीनों का सम कितना होगा 53। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए रीजनिंग का सबसे धोखा देने वाला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और सभी बच्चों ने इसका गलत आंसर टिक करके आए हैं। सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को कर नहीं पाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए आपके पास 6 से 18 बनाना है तो 7 से कैसे बनाएंगे? 7 से क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आना चाहिए? तो आप बोलेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 के 18 होगा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 21 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो 21 सही नहीं। तो देखिए ये आया कैसे 18? 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और 36 में 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 36 होगा। देखिए रीजनिंग आप एक रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपका दिल जब उसमें नहीं है तो आप संबंध तोड़ने का फैसला कैसे करेंगे? ऑप्शन ए दिया है इसमें, यदि मुझे यह ठीक नहीं लगता है तो मैं उन्हें बता दूंगा। कुछ हद तक ठीक है। और बी एफ ऑप्शन चेक करेंगे, मैं इस पर अपने करीबी मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करूंगा और निर्णय लेने से पहले उनकी राय प्राप्त करूंगा। ना, ये सही नहीं है क्योंकि निर्णय अपना ही होना चाहिए। सी ऑप्शन है, मैं इस बात पर विचार करूंगा कि उनके साथ संबंध तोड़कर मैं क्या हासिल करूंगा और क्या खो दूंगा और फिर उसके आधार पर निर्णय लूंगा। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू। आप एक रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपका दिल जब उसमें नहीं है तो आप संबंध तोड़ने का फैसला कैसे करेंगे? ऑप्शन ए दिया है इसमें, यदि मुझे यह ठीक नहीं लगता है तो मैं उन्हें बता दूंगा। कुछ हद तक ठीक है। और बी एफ ऑप्शन चेक करेंगे, मैं इस पर अपने करीबी मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करूंगा और निर्णय लेने से पहले उनकी राय प्राप्त करूंगा। ना, ये सही नहीं है क्योंकि निर्णय अपना ही होना चाहिए। सी ऑप्शन है, मैं इस बात पर विचार करूंगा कि उनके साथ संबंध तोड़कर मैं क्या हासिल करूंगा और क्या खो दूंगा और फिर उसके आधार पर निर्णय लूंगा। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू। आप रीजनिंग इस लॉग्स के इस क्वेश्चन से आज मैं आपको ना 3 कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पर निष्कर्ष में सदैव और सदैव गलती होती है, जिससे निपटने के लिए एक छोटी देखिए डाइस रीजनिंग ऐसा क्या If today is Monday, what will be the day? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्तमान क्लासेज इलाहाबाद के यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के कथन निष्कर्ष पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देर बिना किए अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले कथन में दिया गया सभी आदमी कुत्ते हैं तो आरेख बनाएंगे सभी आदमी कुत्ते हैं, जबकि दूसरे कथन में दिया गया सभी कुत्ते बिल्लियां हैं तो आरेख बनाएंगे सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। इस प्रकार हमारा आरेख बनकर तैयार हो गया। अब दिए गए निष्कर्ष का तुलना अपने आरेख से करेंगे और सही निष्कर्ष को चुनेंगे। तो इस प्रकार पहले निष्कर्ष में दिया गया सभी आदमी बिल्लियां हैं, जो कि हमारे बनाए गए आरेख में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सभी आदमी बिल्लियां हैं। इस प्रकार पहला निष्कर्ष इसका सही उत्तर होगा। जबकि दूसरे निष्कर्ष में दिया गया है सभी बिल्लियां आदमी हैं, जबकि हमारे इस बनाए गए आरेख में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कुछ ही बिल्लियां आदमी हैं। इस प्रकार निष्कर्ष 2 इसका गलत उत्तर होगा। अगले कथन में
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्तमान क्लासेज इलाहाबाद के यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के कथन निष्कर्ष पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देर बिना किए अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले कथन में दिया गया सभी आदमी कुत्ते हैं तो आरेख बनाएंगे सभी आदमी कुत्ते हैं, जबकि दूसरे कथन में दिया गया सभी कुत्ते बिल्लियां हैं तो आरेख बनाएंगे सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। इस प्रकार हमारा आरेख बनकर तैयार हो गया। अब दिए गए निष्कर्ष का तुलना अपने आरेख से करेंगे और सही निष्कर्ष को चुनेंगे। तो इस प्रकार पहले निष्कर्ष में दिया गया सभी आदमी बिल्लियां हैं, जो कि हमारे बनाए गए आरेख में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सभी आदमी बिल्लियां हैं। इस प्रकार पहला निष्कर्ष इसका सही उत्तर होगा। जबकि दूसरे निष्कर्ष में दिया गया है सभी बिल्लियां आदमी हैं, जबकि हमारे इस बनाए गए आरेख में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कुछ ही बिल्लियां आदमी हैं। इस प्रकार निष्कर्ष 2 इसका गलत उत्तर होगा। अगले कथन में हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्तमान क्लासेज इलाहाबाद के यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम ऐसे प्रश्न में 5 तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। इसको सिंबल ना पढ़ते हुए ऐसा गेट पढ़िए जो एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्या है भैया, क्लोज है। निष्कर्ष में देखिए किधर गेट ओपन है, ए की तरफ ओपन है, यानी ए से चलकर सी पर हमें पहुंचना है। चलो ये यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, चलते हैं। ए से बी पर बिल्कुल चल जाएंगे क्योंकि गेट ओपन मिल रहा है। बी से सी पर बिल्कुल चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी गेट ओपन है, यानी ए से सी पर हम पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा गेट, अगर ऐसा गेट हो यानी कि ये गेट हो तो कम से कम एक स्थान पर यह गेट मिलेगा, तब निष्कर्ष सत्य होगा। और अगर ऐसा गेट होगा तो सभी जगह ऐसा गेट होगा, तब आपका निष्कर्ष सत्य होगा। ये गेट एक स्थान पर यहाँ पे मिल रहा था, अतः यह निष्कर्ष सत्य है। अगर इस प्रश्न को देखा जाए यानी कि इस दूसरा क्वेश्चन को, तो ए की तरफ गेट ओपन है, यानी ए से चलकर हमें सी पर पहुंचना है। तो भैया ए से सी पर हम चेक कर चुके हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन गेट यहाँ पे ए वाला है। ये वाला गेट सभी स्थान पे होना चाहिए, यहाँ तो है, यहाँ गेट ये वाला नहीं है, अतः यह निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ऐसे प्रश्न में 5 तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। इसको सिंबल ना पढ़ते हुए ऐसा गेट पढ़िए जो एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्या है भैया, क्लोज है। निष्कर्ष में देखिए किधर गेट ओपन है, ए की तरफ ओपन है, यानी ए से चलकर सी पर हमें पहुंचना है। चलो ये यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, चलते हैं। ए से बी पर बिल्कुल चल जाएंगे क्योंकि गेट ओपन मिल रहा है। बी से सी पर बिल्कुल चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी गेट ओपन है, यानी ए से सी पर हम पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा गेट, अगर ऐसा गेट हो यानी कि ये गेट हो तो कम से कम एक स्थान पर यह गेट मिलेगा, तब निष्कर्ष सत्य होगा। और अगर ऐसा गेट होगा तो सभी जगह ऐसा गेट होगा, तब आपका निष्कर्ष सत्य होगा। ये गेट एक स्थान पर यहाँ पे मिल रहा था, अतः यह निष्कर्ष सत्य है। अगर इस प्रश्न को देखा जाए यानी कि इस दूसरा क्वेश्चन को, तो ए की तरफ गेट ओपन है, यानी ए से चलकर हमें सी पर पहुंचना है। तो भैया ए से सी पर हम चेक कर चुके हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन गेट यहाँ पे ए वाला है। ये वाला गेट सभी स्थान पे होना चाहिए, यहाँ तो है, यहाँ गेट ए वाला नहीं है, अतः यह निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ऐसे प्रश्न में 5 तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। इसको सिंबल ना पढ़ते हुए ऐसा गेट पढ़िए जो एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्या है भैया, क्लोज है। निष्कर्ष में देखिए किधर गेट ओपन है, ए की तरफ ओपन है, यानी ए से चलकर सी पर हमें पहुंचना है। चलो ये यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, चलते हैं। ए से बी पर बिल्कुल चल जाएंगे क्योंकि गेट ओपन मिल रहा है। बी से सी पर बिल्कुल चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी गेट ओपन है, यानी ए से सी पर हम पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा गेट, अगर ऐसा गेट हो यानी कि ये गेट हो तो कम से कम एक स्थान पर यह गेट मिलेगा, तब निष्कर्ष सत्य होगा। और अगर ऐसा गेट होगा तो सभी जगह ऐसा गेट होगा, तब आपका निष्कर्ष सत्य होगा। ये गेट एक स्थान पर यहाँ पे मिल रहा था, अतः यह निष्कर्ष सत्य है। अगर इस प्रश्न को देखा जाए यानी कि इस दूसरा क्वेश्चन को, तो ए की तरफ गेट ओपन है, यानी ए से चलकर हमें सी पर पहुंचना है। तो भैया ए से सी पर हम चेक कर चुके हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन गेट यहाँ पे ए वाला है। ये वाला गेट सभी स्थान पे होना चाहिए, यहाँ तो है, यहाँ गेट ए वाला नहीं है, अतः यह निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ऐसे प्रश्न में 5 तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। इसको सिंबल ना पढ़ते हुए ऐसा गेट पढ़िए जो एक तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से क्या है भैया, क्लोज है। निष्कर्ष में देखिए किधर गेट ओपन है, ए की तरफ ओपन है, यानी ए से चलकर सी पर हमें पहुंचना है। चलो ये यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, चलते हैं। ए से बी पर बिल्कुल, यहाँ पर एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट में यहाँ पर कुछ कैट्स, यहाँ पर डॉग्स है। देखिए कैट्स का सर्कल करेंगे, कैट्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर डॉग्स हो जाएगा। ये अगर कैट है और ये अगर डॉग है तो यहाँ पर कैट्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर डॉग है, ठीक है। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर डॉग्स, मतलब कुछ ट्रीज डॉग्स है, मतलब डॉग्स का कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रीज हो जाएगा। ये जो कुछ पार्ट है ये ट्रीज का पहला कंक्लूजन है, कुछ डॉग्स कैट्स है, तो मतलब देखिए कुछ डॉग्स यहाँ पर कैट्स है, ये पोर्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब पहला कंक्लूजन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ कैट्स ट्रीज है, कैट यहाँ पर है, ट्रीज यहाँ पर है, दोनों के अंदर कोई संपर्क नहीं है, मतलब यहाँ पर कंक्लूजन 1 सही हो जाएगा।
यहाँ पर एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कुछ कैट्स, यहाँ पर डॉग्स है। देखिए कैट्स का सर्कल करेंगे, कैट्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर डॉग्स हो जाएगा। ये अगर कैट है और ये अगर डॉग है तो यहाँ पर कैट्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर डॉग है, ठीक है। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर डॉग्स, मतलब कुछ ट्रीज डॉग्स है, मतलब डॉग्स का कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रीज हो जाएगा। ये जो कुछ पार्ट है ये ट्रीज का पहला कंक्लूजन है कुछ डॉग्स कैट्स है, तो मतलब देखिए कुछ डॉग्स यहाँ पर कैट्स है, ये पोर्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब पहला कंक्लूजन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ कैट्स ट्रीज है, कैट्स यहाँ पर है, ट्रीज यहाँ पर है, दोनों के अंदर कोई संपर्क नहीं है, मतलब यहाँ पर कंक्लूजन 1 सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कथन निष्कर्ष कोशिश करिएगा बनाने के लिए। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कथन क्या कर रहा है उसका पहले डायग्राम बना लीजिए। सभी पक्षी गाय है, सभी पक्षी, सभी के सभी पक्षी क्या है, गाय है। ओके, कुछ गाय मुर्गियां है, कुछ गाय का ना मुर्गी है, ठीक है। कुछ कुत्ते पक्षी है, तो कुछ कुत्ते पक्षी है, तो पक्षी तो यहाँ पर है, यानी कि इसमें से कुछ ऐसे होगा काटा, ठीक ना। अब पक्षी हो गया, कुछ कुत्ते, सॉरी कुत्ते यहाँ पर कर देते हैं कैसे कुत्ते, तो कुछ कुत्ते पक्षी है, यहाँ पर देखिए तंत्र कर रहा है, हो गया डायग्राम सही। अब ये निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं, कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं, मुर्गियां के यहाँ है और देखिए कुत्ते यहाँ पर है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है, लाइन नहीं काट रहा है, तो पहला बात गलत है। दूसरा देखिए कोई मुर्गी पक्षी नहीं है, कोई मुर्गी देखिए कोई मुर्गी पक्षी नहीं है, पक्षी यहाँ पर देखिए लाइन नहीं काट रहा है, एक दूसरे को नहीं मिल रहा है, थोड़ा भी नहीं, तो यानी दूसरा बात भी गलत है। कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय देखिए कुछ गाय कुत्ते हैं, देखिए गाय के घर में कुत्ता है, तो यानी यह बात सही है, यानी इसका तीसरा होगा सही, ऑप्शन नंबर इस पर ए राइट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कथन निष्कर्ष कोशिश करिएगा बनाने के लिए। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कथन क्या कर रहा है उसका पहले डायग्राम बना लीजिए। सभी पक्षी गाय है, सभी पक्षी, सभी के सभी पक्षी क्या है, गाय है। ओके, कुछ गाय मुर्गियां है, कुछ गाय का ना मुर्गी है, ठीक है। कुछ कुत्ते पक्षी है, तो कुछ कुत्ते पक्षी है, तो पक्षी तो यहाँ पर है, यानी कि इसमें से कुछ ऐसे होगा काटा, ठीक ना। अब पक्षी हो गया, कुछ कुत्ते, सॉरी कुत्ते यहाँ पर कर देते हैं कैसे कुत्ते, तो कुछ कुत्ते पक्षी है, यहाँ पर देखिए तंत्र कर रहा है, हो गया डायग्राम सही। अब ये निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं, कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं, मुर्गियां के यहाँ है और देखिए कुत्ते यहाँ पर है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है, लाइन नहीं काट रहा है, तो पहला बात गलत है। दूसरा देखिए कोई मुर्गी पक्षी नहीं है, कोई मुर्गी देखिए कोई मुर्गी पक्षी नहीं है, पक्षी यहाँ पर देखिए लाइन नहीं काट रहा है, एक दूसरे को नहीं मिल रहा है, थोड़ा भी नहीं, तो यानी दूसरा बात भी गलत है। कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय देखिए कुछ गाय कुत्ते हैं, देखिए गाय के घर में कुत्ता है, तो यानी यह बात सही है, यानी इसका तीसरा होगा सही, ऑप्शन नंबर इस पर ए राइट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कथन निष्कर्ष कोशिश करिएगा बनाने के लिए। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले कथन क्या कर रहा है उसका पहले डायग्राम बना लीजिए। सभी पक्षी गाय है, सभी पक्षी, सभी के सभी पक्षी क्या है, गाय है। ओके, कुछ गाय मुर्गियां है, कुछ गाय का कथन है कुछ दिन रात है, तो दिन और रात का कुछ का ऐसे रिलेशन हो जाएगा, दिन और रात का ये रिलेशन हो गया कुछ का। उसके बाद सभी रात तारे हैं, तो रात अंदर आ जाएगा और तारे बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा तारे। फिर बोला सभी तारे बादल है, तो तारे अंदर बादल बाहर, तो ये इसका आपके कथन के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम हो गया। अब निष्कर्ष बताना है आपको। कुछ बादल दिन है, तो बादल की तरफ से कुछ बादल दिन है, तो कुछ बादल देखिए बादल और दिन का कुछ का रिलेशन है यहाँ पे, तो ये सत्य हो जाएगा। कुछ तारे दिन है, कुछ तारे, तो तारे और दिन का भी कुछ का रिलेशन है, तो यहाँ देखिए ये भी सही हो जाएगा, तो आपके आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष सत्य। कथन है कुछ दिन रात है, तो दिन और रात का कुछ का ऐसे रिलेशन हो जाएगा, दिन और रात का ये रिलेशन हो गया कुछ का। उसके बाद सभी रात तारे हैं, तो रात अंदर आ जाएगा और तारे बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा तारे। फिर बोला सभी तारे बादल है, तो तारे अंदर बादल बाहर, तो ये इसका आपके कथन के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम हो गया। अब निष्कर्ष बताना है आपको। कुछ बादल दिन है, तो बादल की तरफ से कुछ बादल दिन है, तो कुछ बादल देखिए बादल और दिन का कुछ का रिलेशन है यहाँ पे, तो ये सत्य हो जाएगा। कुछ तारे दिन है, कुछ तारे, तो तारे और दिन का भी कुछ का रिलेशन है, तो यहाँ देखिए ये भी सही हो जाएगा, तो आपके आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष सत्य। कथन है कुछ दिन रात है, तो दिन और रात का कुछ का ऐसे रिलेशन हो जाएगा, दिन और रात का ये रिलेशन हो गया कुछ का। उसके बाद सभी रात तारे हैं, तो रात अंदर का रिलेशन है, तो यहाँ देखिए ये भी सही हो जाएगा, तो आपके निष्कर्ष
निष्कर्ष में सदैव और सदैव गलती होती है, जिससे निपटने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आए। देखते हैं, इसको बोलते हैं कथन निष्कर्ष में बेटा ए टाइप वाक्य, और इसको बोलते हैं बेटा आई टाइप वाक्य। जब ए टाइप वाक्य होता है तो आगे वाले को हम 100 मानते हैं और पीछे वाले को 50 मानते हैं, और जब आई टाइप वाक्य होता है तो दोनों को हम क्या मानते हैं, 50-50। इसी के आधार पर हम इनको निपटा लेते हैं। देखते हैं, तो इसको 50 देंगे, इसको क्या देंगे, 50 देंगे, इसको 100 देंगे, इसको क्या देंगे, 50, इसको 50 और इसको 50, इसको 50 और इसको 50। देखिए मिलाते हैं। सबसे पहले इन्हें कॉमन शब्द ले लिया जाता तो संतरे हैं, लेकिन इन दोनों में कोई 100% नहीं है, तो कोई दोनों मिला के कोई वाक्य नहीं निकल सकता। कह रहा है कुछ पेठा संतरे हैं, कुछ पेठा कहाँ है बेटा, कुछ पेठा संतरे हैं, लेकिन दोनों को परिवर्तन हो गया, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, सभी आम पेठा है, सभी आम कहाँ है, ऊपर वाली लाइन में पेठा बेटा आम कितना है, 50%, लेकिन इन दोनों का मिलाप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी पेठा आम है बेटा, फिर वही कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ संतरे आम, कुछ संतरे बिल्कुल आम। निष्कर्ष में सदैव और सदैव गलती होती है, जिससे निपटने के लिए एक छोटी सी ट्रिक ले। मैं बहुत बार बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में प्रीमाइस और कंक्लूजन नहीं पता, अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक फाउंडेशन नहीं पता, तो आपको आगे का कुछ भी नहीं समझ में आता कि किस तरह से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को डील किया जाता है। Here is a question of statement and conclusion. The first statement is some cats or dogs here. See, we will सर्कल करेंगे, कैट्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर डॉग्स हो जाएगा। ये अगर कैट है और ये अगर डॉग है, तो यहाँ पर कैट्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर डॉग है। ठीक है, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर डॉग्स, मतलब कुछ ट्रीज डॉग्स है, मतलब डॉग्स का कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रीज हो जाएगा। ये जो कुछ पार्ट है ये ट्रीज का पहला कंक्लूजन है, कुछ डॉग्स कैट्स है, तो मतलब देखिए कुछ डॉग्स यहाँ पर कैट्स है, ये पोर्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब पहला कंक्लूजन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ कैट्स ट्रीज है, कैट्स यहाँ पर है, ट्रीज यहाँ पर है, दोनों के अंदर कोई संपर्क नहीं है, मतलब यहाँ पर कंक्लूजन 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कुछ कैट्स यहाँ पर डॉग्स है। देखिए कैट्स का सर्कल करेंगे, कैट्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर डॉग्स हो जाएगा। ये अगर कैट है और ये अगर डॉग है, तो यहाँ पर कैट्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर डॉग है। ठीक है, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर डॉग्स, मतलब कुछ ट्रीज डॉग्स है, मतलब डॉग्स का कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रीज हो जाएगा। ये जो कुछ पार्ट है ये ट्रीज का पहला कंक्लूजन है, कुछ डॉग्स कैट्स है, तो मतलब देखिए कुछ डॉग्स यहाँ पर कैट्स है, ये पोर्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब पहला कंक्लूजन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ कैट्स ट्रीज है, कैट्स यहाँ पर है, ट्रीज यहाँ पर है, दोनों के अंदर कोई संपर्क नहीं है, मतलब यहाँ पर कंक्लूजन 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कुछ कैट्स यहाँ पर डॉग्स है। सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस काफी ट्रिकी लग सकते हैं आपको, अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्तमान क्लासेज इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में रीजनिंग के कथन निष्कर्ष के सवालों को हल करेंगे। कथन में ये दिया गया है सभी पंखे घड़ियां हैं, तो आकृति बनाएंगे। सभी पंखे क्या है, हमारी घड़ियां हैं, तो आकृति बनाएंगे। सभी पंखे घड़ियां, इस प्रकार आपका आकृति बनेगा। आप जानते होंगे शायद। दूसरे कथन में कहा गया है कि कुछ घड़ियां काली हैं, तो चलिए इस प्रकार बन जाएगा आपका आरे काली। जो काली का गोला होगा घड़ियों के गोला से होकर गुजरेगा, न कि पंखे से। अब जितने भी निष्कर्ष दिए गए हैं बस उनकी संख्या लिखनी है टिक करने के लिए, क्योंकि ऊपर निष्कर्ष आपका दिया गया है। पहले निष्कर्ष में कहा गया है सभी घड़ियां पंखे हैं, आप देख सकते हैं सभी घड़ियां पंखे नहीं है बल्कि सभी पंखे घड़ियां, इस प्रकार निष्कर्ष इसका पहला गलत होगा। दूसरे निष्कर्ष में कहा गया कुछ पंखे काले हैं, वो आप देख सकते हैं घड़ियों के काले होने की संभावना नहीं है बल्कि है, इस प्रकार 2 भी इसका गलत होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्तमान क्लासेज इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में रीजनिंग के कथन निष्कर्ष के सवालों को हल करेंगे। कथन में ये दिया गया है सभी पंखे घड़ियां हैं, तो आकृति बनाएंगे। सभी पंखे क्या है, हमारी घड़ियां हैं, तो आकृति बनाएंगे। सभी पंखे घड़ियां, इस प्रकार आपका आकृति बनेगा। आप जानते होंगे शायद। दूसरे कथन में कहा गया है कि कुछ घड़ियां काली हैं, तो चलिए इस प्रकार बन जाएगा आपका आरे काली। जो काली का गोला होगा घड़ियों के गोला से होकर गुजरेगा, न कि पंखे से। अब जितने भी निष्कर्ष दिए गए हैं बस उनकी संख्या लिखनी है टिक करने के लिए, क्योंकि ऊपर निष्कर्ष आपका दिया गया है। पहले निष्कर्ष में कहा गया है सभी घड़ियां पंखे हैं, आप देख सकते हैं सभी घड़ियां पंखे नहीं है बल्कि सभी पंखे घड़ियां, इस प्रकार निष्कर्ष इसका पहला गलत होगा।
दूसरे निष्कर्ष में कहा गया है कुछ पंखे काले हैं, वो आप देख सकते हैं। घड़ियों के काले होने की संभावना नहीं है बल्कि है। इस प्रकार दो भी इसका गलत होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्तमान क्लासेज इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में रीजनिंग के कथन निष्कर्ष के सवालों को हल करेंगे। कथन एक में दिया गया है सभी पंखे घड़ियां हैं, तो आकृति बनाएंगे। सभी पंखे क्या है, हमारी घड़ियां हैं, तो आकृति बनाएंगे। सभी पंखे घड़ियां, इस प्रकार आपका आकृति बनेगी। लॉग्स का ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया हुआ है ऑल डॉग्स आर लायन। सपोज हम लोग एक बड़ा सर्कल लेते हैं और इसको हम लोग लायन कंसीडर करते हैं। ऑल डॉग्स आर लायन, मतलब डॉग उसके अंदर आएगा। एक छोटा सर्कल, ये हो गया डॉग, तो मार्क कर देते हैं उसको बाद में। एंड नो एलिफेंट इज ए लायन, मतलब एलिफेंट लायन नहीं है, तो उसको हम बाहर मार्क करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए ये वाला अपना हो गया, ये वाला हो गया अपना लायन का लायन, ये हो गया अपना डॉग का डॉग, ये हो गया अपना एलिफेंट हाथी। हमको कंक्लूजन देख के देखना कौन सा करेक्ट है। नो डॉग इज एन एलिफेंट, मतलब कोई कुत्ता एलिफेंट नहीं। कुत्ता अपने यहाँ पे, डॉग यहाँ पे, एलिफेंट यहाँ पे, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है अपना। नो लायन इज ए डॉग, लायन तो डॉग है, तो ये अपना गलत है सेकंड। सम एलिफेंट्स आर डॉग, कुछ एलिफेंट डॉग नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब कंक्लूजन 1 करेक्ट है। थैंक यू। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया हुआ है ऑल डॉग्स आर लायन। सपोज हम लोग एक बड़ा सर्कल लेते हैं और इसको हम लोग लायन कंसीडर करते हैं। ऑल डॉग्स आर लायन, मतलब डॉग उसके अंदर आएगा। एक छोटा सर्कल, ये हो गया डॉग, तो मार्क कर देते हैं उसको बाद में। एंड नो एलिफेंट इज ए लायन, मतलब एलिफेंट लायन नहीं है, तो उसको हम बाहर मार्क करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए ये वाला अपना हो गया, ये वाला हो गया अपना लायन का लायन, ये हो गया अपना डॉग का डॉग, ये हो गया अपना एलिफेंट हाथी। हमको कंक्लूजन देख के देखना कौन सा करेक्ट है। नो डॉग इज एन एलिफेंट, मतलब कोई कुत्ता एलिफेंट नहीं। कुत्ता अपना यहाँ पे, डॉग यहाँ पे, एलिफेंट यहाँ पे, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है अपना। नो लायन इज ए डॉग, लायन तो डॉग है, तो ये अपना गलत है सेकंड। सम एलिफेंट्स आर डॉग, कुछ एलिफेंट डॉग नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब कंक्लूजन 1 करेक्ट है। थैंक यू। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया निष्कर्ष में सदैव और सदैव गलती होती है, जिससे निपटने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आए। देखते हैं, इसको बोलते हैं कथन निष्कर्ष में बेटा ए टाइप वाक्य, और इसको बोलते हैं बेटा आई टाइप वाक्य। आज मैं आपको डाइस का एक ऐसा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 3 गुणा 12 गुणा 18 सेंटीमीटर के रंगीन घनों को 3 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे-छोटे घनों में काटा गया है ना। क्वेश्चन है 1 3 गुणा 12 गुणा 18 सेंटीमीटर के रंगीन घनों को 3 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, तो ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतहें रंगी हुई है। अच्छा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 बार इनकी वैल्यू 1 थी। आज आप ये क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें एक बार इनकी वैल्यू 1 है, और जब एक बार इनकी वैल्यू 1 होती है तो ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, और जब 2 बार इनकी वैल्यू 1 होती है तो डबल स्टार क्वेश्चन है। डबल स्टार क्वेश्चन कल आपने किया था, आज कर रहे हो सिंगल स्टार क्वेश्चन। बेटा जब एक बार इनकी वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक स्पेशल केस है क्यूबॉइड का। इस पर्टिकुलर केस में होता है कि हम क्यूबॉइड की एक साइड पे कोई कट नहीं लगाते, और यहाँ पर सिर्फ 3 टाइप के स्मॉल क्यूब बनते हैं। 3 टाइप के स्मॉल क्यूब बनते हैं, 4 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, कॉर्नर मिडिल और यूपी पुलिस 2024 के आज 23 अगस्त के पहले शिफ्ट के पेपर में ये घन को गिनने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इसमें कुल कितने घनों की संख्या होगी। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको एक विशेष पैटर्न के तहत गिना जाता है। देखिए, यहाँ पर हमें इस तरीके का घन दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें, देखिए सबसे नीचे वाला एक कोर में गिन लेते हैं। देखिए ये वाला जो घन है ये कितने घन है, ये 1 हो गया। ऐसे देखिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यानी नीचे यहाँ से हमें 3 घन दिखाई दे रहे हैं। अब 3 घन में, अब इसके बाद देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। टोटल अब तक इसे दिख गए कितने घन दिख गए, 6 घन दिख गए। अब 6 ये हो गए, 6 दूनी 12 ये होगा और 6 3 18 ये होगा। यानी नीचे 18 घन हो गए। इसके बाद देखिए ऊपर, अब ये वाले जो घन है देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं, एक घन को 8 बराबर। हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन है। ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఎన్నోనే అడుగుతున్నారు అన్నమాట, గణాలు ఎన్నోనే అని. మీరు కూడా ఈ క్వశ్చన్ ట్రై
अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है ये बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहाँ पर 1 1 1 1 1 और यहाँ पर 2, सेम यहाँ पर आएंगे 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 5। तो बेटा यहाँ कितने निकल कर आ रहे हैं? 5 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने निकल कर आ रहे हैं? 8 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके सामने? 9। यहाँ पर कितने आएंगे? फिर से 8 और यहाँ पर कितने आएंगे? 5। अब इन सबसे जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 8 और 8 16, तो 16 और 10 कितने हो गए? 26 और 26 में 9 ऐड कर देंगे। 26 में 9 ऐड करके हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब कितने आ रहे हैं? 35। इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है ये बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहाँ पर 1 1 1 1 1 और यहाँ पर 2, सेम यहाँ पर आएंगे 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 5। तो बेटा यहाँ कितने निकल कर आ रहे हैं? 5 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने निकल कर आ रहे हैं? 8 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके सामने? 9। यहाँ पर कितने आएंगे? फिर से 8 और यहाँ पर कितने आएंगे? 5। अब इन सबसे जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 8 और 8 16, तो 16 और 10 कितने हो गए? 26 और 26 में 9 ऐड कर देंगे। 26 में 9 ऐड करके हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ रहे हैं? 35। इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है ये बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहाँ पर 1 1 1 1 1 और यहाँ पर 2, सेम यहाँ पर आएंगे 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 5। तो बेटा यहाँ कितने निकल कर आ रहे हैं? 5 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने निकल कर आ रहे हैं? 8 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके सामने? 9। यहाँ पर कितने आएंगे? फिर से 8 और यहाँ पर कितने आएंगे? 5। अब इन सबसे जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 8 और 8 16, तो 16 और 10 कितने हो गए? 26 और 26 में 9 ऐड कर देंगे। 26 में 9 ऐड करके हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ रहे हैं? 35। इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाता है और आपसे पूछता है ये बताइए नंबर ऑफ यूपी पुलिस 2024 के आज 23 अगस्त के पहले शिफ्ट के पेपर में ये घन को गिनने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न में कुल कितने घनों की संख्या होगी। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको एक विशेष पैटर्न के तहत गिना जाता है। देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके का घन दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें, देखिए सबसे नीचे वाला एक कोर में गिन लेते हैं। देखिए ये वाला जो घन है ये कितने घन है? ये 1 हो गया। ऐसे देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यानी नीचे यहाँ से हमें 3 घन दिखाई दे रहे हैं। अब 3 घन में अब इसके बाद देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। टोटल अब तक इसे दिखते कितने घन दिख गए? 6 घन दिख गए। अब 6 ये हो गए, 6 दूनी 12 ये होगा और 6 3 18 ये हो गए। यानी नीचे 18 घन हो गए। इसके बाद देखिए ऊपर अब ये वाले जो घन है देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 और एक इसके ठीक नीचे वाला, तो ये होगा 6। टोटल कितने घन हो गए? 18 और 6 24 घन। यानी इस पूरे फिगर के टोटल घनों की संख्या निकल के कितनी आ जाएगी? 24 घन। यूपी पुलिस 2024 के आज 23 अगस्त के पहले शिफ्ट के पेपर में ये घन को गिनने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न में कुल कितने घनों की संख्या होगी। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको एक विशेष पैटर्न के तहत गिना जाता है। देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके का घन दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें, देखिए सबसे नीचे वाला एक कोर में गिन लेते हैं। देखिए ये वाला जो घन है ये कितने घन है? ये 1 हो गया। ऐसे देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यानी नीचे यहाँ से हमें 3 घन दिखाई दे रहे हैं। अब 3 घन में अब इसके बाद देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। टोटल अब तक इसे दिखते कितने घन दिख गए? 6 घन दिख गए। अब 6 ये हो गए, 6 दूनी 12 ये होगा और 6 3 18 ये हो गए। यानी नीचे 18 घन हो गए। इसके बाद देखिए ऊपर अब ये वाले जो घन है देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 और एक इसके ठीक नीचे वाला, तो ये होगा 6। टोटल कितने घन हो गए? 18 और 6 24 घन। यानी इस पूरे फिगर के टोटल घनों की संख्या निकल के कितनी आ जाएगी? 24 घन। यूपी एक घन को। हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन पास के ये क्वेश्चन जिसके अंदर आपसे पूछा
दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए तो आंवला खाते हुए बना सकते हो, एग्जाम में आंवला ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। जैसे इसमें गिनना रहता है कि कितनी आकृति इसमें है, माने कितने घन इस आकृति में आपको गिनना है। 1 2 3 4 हुआ ना, तो 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 नीचे से ऊपर अब गुना करके लिख दीजिए। 4 कम 4 2 3 6, फिर 3 दूना 6 और 4 कम 4 सबको जोड़ दीजिए। 6 4 10 6 4 10 जोड़ के हुआ 20। आपका आंसर ऑप्शन 4, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए तो आंवला खाते हुए बना सकते हो, एग्जाम में आंवला ना मिले तो भी कोई बात नहीं है। जैसे इसमें गिनना रहता है कि कितनी आकृति इसमें है, माने कितने घन इस आकृति में आपको गिनना है। 1 2 3 4 हुआ ना, तो 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 नीचे से ऊपर अब गुना करके लिख दीजिए। 4 कम 4 2 3 6, फिर 3 दूना 6 और 4 कम 4 सबको जोड़ दीजिए। 6 4 10 6 4 10 जोड़ के हुआ 20। आपका आंसर ऑप्शन 4। अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाए और आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबर। अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाए और आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहाँ पर 1 1 1 1 1 और यहाँ पर 2, सेम यहाँ पर आएंगे 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 5। तो बेटा यहाँ कितने निकल कर आ रहे हैं? 5 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने निकल कर आ रहे हैं? 8 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके सामने? 9। यहाँ पर कितने आएंगे? फिर से 8 और यहाँ पर कितने आएंगे? 5। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 10 और 8 और 8 16। तो 16 और 10 कितने हो गए? 26 और 26 में 9 ऐड कर देंगे। 26 में 9 ऐड करके हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ रहे हैं? 35। इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो साथियों, अगर इस तरीके का फिगर आपके सामने आ जाए और आपसे पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ क्यूब्स कितने, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नंबरिंग करो। यहाँ पर 1 1 1 1 1 और यहाँ पर 2, सेम यहाँ पर आएंगे 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 5। तो बेटा यहाँ कितने निकल कर आ रहे हैं? 5 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने निकल कर आ रहे हैं? 8 निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके सामने? 9। यहाँ पर कितने आएंगे? फिर से 8 और यहाँ पर कितने आएंगे? 5। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन सबको फटाफट जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 10 और 8 और 8 16। तो 16 और 10 कितने हो गए? 26 और 26 में 9 ऐड कर देंगे। 26 में 9 ऐड करते ही हमारे पास आ जाएंगे 35। तो बच्चा इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स देखिए क्यूब काउंटिंग का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें उन फिगर को भी उन क्यूब को भी गिनना होता है जो कि हमें चित्र में नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर डालेंगे, चाहे इधर से नंबर डालो या इधर से डालो सेम आएगा। इसके बाद ये सारी संख्याएं एक बार लिख लेंगे, एक बार सीधे क्रम में और एक बार उल्टे क्रम में। 4 3 2 1 और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? ये 4 ये 6 ये 6 और ये 4। इनका ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा 20। इस पूरे चित्र में आकृति में टोटल घनों की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। इसी तरीके से क्यूब काउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और इस फिगर के लिए क्या आंसर होगा बताइए। क्यूब काउंटिंग का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें उन फिगर को भी उन क्यूब को
இந்த சமயம் எப்படி சால்வ் பண்றது இந்த சமயம் எப்படி சால்வ் பண்றது नमस्कार साथियों, एक और ओपन डाइस लेकर हम हाजिर हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको बताना है इस पासे को जब फोल्ड करेंगे तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है। क्या ऑप्शन ए बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी बनाया जा सकता है या फिर ऑप्शन डी। बेटा आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा पासा बनाया जा सकता है। बेटा पहला स्टेप क्या करोगे, जो डी के जो विपरीत होगा बेटा वो ई होगा, ए के जो विपरीत होगा वो सी होगा, और दो विपरीत सतह कभी एक साथ में दिखाई नहीं देती है। और बेटा जो बी के जो विपरीत होगा ना, जो हमारा बेटा बी के विपरीत होगा वो 1 2 3 4 चारों के चारों पार्ट होंगे बेटा। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस पासे को जब हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा पासा बेटा बनाया जा सकता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस में से आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट जब भी आपके पास ये गए हैं, अगर डाइस को मोड़ कर बनाएंगे तो इसमें से आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम अल्टरनेटिव क्रम में मिलाते हैं, मींस यहाँ पर एक क्रम छोड़कर यहाँ पर बाक्स जिससे मिलाएंगे, यहाँ पर उस बाक्स से टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ई को सी के साथ मिला देते हैं, या टच नहीं कर रहा है। यहाँ पर बी को ई के साथ नहीं मिला सकते क्योंकि इसका कोना यहाँ पर टच कर रहा है, मींस टच नहीं करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर बी को सी के साथ, बी को एफ के साथ मिला देंगे। तो देखिए यहाँ से इसको इसके साथ मिलाया गया, ए को मिलाया गया है इसके साथ, बी के साथ, और बी को मिलाया गया है, बी को मिलाया गया है एफ के साथ, और यहाँ से ये देखिए ई को मिलाया गया है, ई को मिलाया गया है सी के साथ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका पूरा ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यदि इसमें 6 लेटर है और इसमें 3 ही शब्द दिखाई देती है, इसमें से 3 ही दिखाई देगा। तो यहाँ से देखिए अगर ए दिखाई दे रहा है और यहाँ से एफ दिखाई दे रहा है और सी दिखाई दे रहा है, मींस यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर ए दिखाई देगा तो बी नहीं दिखाई देगा, एफ दिखाई देगा तो बी नहीं दिखाई देगा, यदि ई दिखाई देगा तो सी नहीं दिखाई देगा। ये बात दिए गए हैं, अगर इस डाइस को मोड़ कर बनाएंगे तो इसमें से आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम अल्टरनेटिव क्रम में मिलाते हैं, मींस यहाँ पर एक क्रम छोड़कर यहाँ पर बाक्स जिससे मिलाएंगे, यहाँ पर उस बाक्स से टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ई को सी के साथ मिला देते हैं, या टच नहीं कर रहा है। यहाँ पर बी को ई के साथ नहीं मिला सकते क्योंकि इसका कोना यहाँ पर टच कर रहा है, मींस टच नहीं करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर बी को सी के साथ, बी को एफ के साथ मिला देंगे। तो देखिए यहाँ से किसको किसके साथ मिलाया गया, ए को मिलाया गया है किसके साथ, डी के साथ, और बी को मिलाया गया है, बी को मिलाया गया है एफ के साथ, और यहाँ से ये देखिए ई को मिलाया गया है, ई को मिलाया गया है सी के साथ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका 2 ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यदि इसमें 6 लेटर है और इसमें 3 ही सतह दिखाई देती है, इसमें से 3 ही दिखाई देगा। तो यहाँ से देखिए अगर ए दिखाई दे रहा है और यहाँ से एफ दिखाई दे रहा है और सी दिखाई दे रहा है, इससे यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। यहाँ पर यदि ए दिखाई देगा तो डी नहीं दिखाई देगा, एफ दिखाई देगा तो बी नहीं दिखाई देगा, यदि दिखाई देगा तो सी नहीं दिखाई देगा। ये बात दिए गए हैं। तो जब भी आप ओपन डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको 4 पॉइंट याद रखना है। वो क्या, सबसे पहले तो आपको अपोजिट फेस निकालना है। जैसे अल्टरनेट फेस का होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसके अपोजिट होगा ये, यानी एट द रेट के अपोजिट आ गया डॉलर, रुपी के अपोजिट आ गया ब्लैंक, और इसी प्रकार हैशटैग के अपोजिट आ गया ब्लैंक। अब दूसरी बात, अब ये क्या होता है, 2 अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नजर नहीं आते, यानी ये दोनों एक साथ नजर नहीं आ सकते, तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा। अब किसी भी पोजीशन में हमें 3 फेस नजर आते हैं और अपोजिट फेसेस के कितने पेयर होते हैं, 3, यानी हर पेयर में से एक फेस नजर आना चाहिए। जैसे इन दोनों में से यहाँ क्या नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से यहाँ नजर आ गया आपका डॉलर, इन दोनों में से नजर आ गया रुपी, और इन दोनों में से नजर आ गया हैशटैग, इन दोनों में से यहाँ नजर आ गया एट द रेट, और इन दोनों में से नजर आ गया आपका ब्लैंक, और इन दोनों में से नजर आ गया हैशटैग। अब आप डायरेक्शन देखिएगा, डॉलर रुपी के बाद हैशटैग आना चाहिए, पर यहाँ पर तो डॉलर रुपी के बाद घड़ी की दिशा में हैशटैग नहीं है, ब्लैंक है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप ओपन डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। वो क्या, सबसे पहले तो आपको अपोजिट फेस निकालने हैं। जैसे अल्टरनेट फेस का होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसके अपोजिट होगा ये, यानी एट द रेट के अपोजिट आ गया डॉलर, रुपी के अपोजिट आ गया ब्लैंक, और इसी प्रकार हैशटैग के अपोजिट आ गया ब्लैंक। अब दूसरी बात, अब ये क्या होता है, 2 अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नजर नहीं आते, यानी ये दोनों एक साथ नजर नहीं आ सकते, तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा। अब किसी भी पोजीशन में हमें 3 फेस नजर आते हैं और अपोजिट फेसेस के कितने पेयर होते हैं, 3, यानी हर पेयर में से एक फेस नजर आना चाहिए।
जैसे इन दोनों में से यहाँ क्या नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। इन दोनों में से यहाँ नजर आ गया आपका डॉलर, इन दोनों में से नजर आ गया रुपी, और इन दोनों में से नजर आ गया हैशटैग, इन दोनों में से यहाँ नजर आ गया @, और इन दोनों में से नजर आ गया आपका ब्लैंक, और इन दोनों में से नजर आ गया हैशटैग। अब आप डायरेक्शन देखिएगा, डॉलर रुपी के बाद हैशटैग आना चाहिए, पर यहाँ पर तो डॉलर रुपी के बाद घड़ी की दिशा में हैशटैग नहीं है, ब्लैंक है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आप ओपन डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दोस्तों आपको क्यूब में घन की काउंटिंग करनी, कितने घन दिए हुए हैं। तो दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या बेस काउंट करना है, 1 2 3 4 5 है। फिर क्या करना है, आपको उल्टा संख्या लिख देना है। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 थे, फिर क्या करना है, फिर इधर से क्या है 5 था, 5 4 3 2 1। ठीक है साथियों, अब क्या करना है, 5 1 5 4 2 8 3 3 9 4 2 8 5 1 5 5 ऐड करना है, 5 8 13 और 5 8 13 13 कितना हो जाएगा 26, और 9 कितना हो जाएगा 26 4 40 और 35 हो जाएगा। कितना 35 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 45 55 40 35। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों ऐसे ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऐसे हजारों ट्रिक्स हैं, आप देख सकते हैं, अपने कंपटीशन में सक्सेस करेंगे। क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दोस्तों आपको क्यूब में घन की काउंटिंग करनी। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज सीखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, आप सबसे पहले देखिए इसमें क्यूब्स की कितनी लेयर्स बन रही हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 लेयर्स है टोटल। ये है लेयर 1, ये है लेयर 2, ये है लेयर 3। आपको सबसे पहले इसकी लेयर्स मिस लेनी है। उसके बाद आप देखिए हर एक लेयर में, इंडिविजुअल लेयर में कितने क्यूब्स हैं। तो देखिए मैं लेयर 1 से शुरू कर रही हूँ, 1 2 3 क्यूब्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, अब इससे ऊपर वाली लेयर देखिए, लेयर 2, इसमें है 2 क्यूब्स, तो 2 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 4। अब देखिए लेयर 3 में एक ही क्यूब है, इसको किया मल्टीप्लाई 3 के साथ, व्हिच इज इक्वल टू 3। तो अब टोटल कितने क्यूब्स हुए, 3 + 4 + 3 दैट इज 10 क्यूब्स। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ गए 10। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज सीखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वरदान जो भी स्टूडेंट। अब आप एक चीज देखना, अगर आपको ऐसे ही बॉक्स बना दिया जाए तो आपका कुछ इस प्रकार होगा, इसको पलटेंगे तो आपका ऐसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप एक चीज देखना, अगर इसको आप पलटते हो तो जो ये वाला बॉक्स है, अगर इसको पलटते हो, देखो अब आप एक चीज देखना, अगर आपको ऐसे ही बॉक्स बना दिया जाए तो आपका कुछ इस प्रकार होगा, इसको पलटेंगे तो आपका ऐसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप एक चीज देखना, अगर इसको आप पलटते हो तो जो ये वाला बॉक्स है, अगर इसको पलटते हो, देखो अब आप एक चीज देखना, अगर आपको ऐसे ही बॉक्स बना दिया जाए तो आपका कुछ इस प्रकार होगा, इसको पलटेंगे तो आपका ऐसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप एक चीज देखना, अगर इसको आप पलटते हो तो जो ये वाला बॉक्स है, अगर इसको पलटते हो, देखो अब आप एक मिरर इमेज के लिए हमें ऐसे दिया होगा, हमने इसको ऐसे करके ये हमारा आ गया मिरर इमेज। अगर हमें बॉडी इमेज करना होगा तो हमने इसको इधर से पकड़ना और घुमा देना ऐसे, ये हमारी बॉडी इमेज आ गई। मिरर इमेज के लिए हमें ऐसे दिया होगा, हमने इसको ऐसे करके ये हमारा आ गया मिरर इमेज। अगर हमें बॉडी इमेज करना होगा तो हमने इसको इधर से पकड़ना और घुमा देना ऐसे, ये हमारी बॉडी इमेज आ गई। मिरर इमेज के लिए हमें ऐसे दिया होगा, हमने इसको ऐसे करके यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो कितने ऐसे अक्षर होंगे जो कि बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वो होते हैं। तो देखिए B, C, D और E,
और ये HI और ये K और ये O और X, कुल मिलाकर ये 9 अल्फाबेट होते हैं जो प्रतिबिंब में देखने पर हमें वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि होने चाहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सेव करना ना भूलना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जब भी क्वेश्चन में आए मिरर इमेज, तो आप ना एडमिट कार्ड या कुछ है ना, तो वहाँ कलम से एकदम धसा के चटकार लिखो ताकि वो पर उतर जाए, समझे? जैसे मान के चलो आया रोज, क्या गया रोज, तो रोज एकदम कचकचा के लिखो। एक बार ऐसे लिख दिए रोज, थोड़ा दूर दूर करके कचकचा के लिखो ताकि किधर चल जाए, उस पार चल जाए। किस पार चल जाए? उस पार। बस मकसद है कि वो पार जाना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो ऐसे पलट के देख लीजिए, ऐसे पलट के देखेंगे तो जो रहेगा वही क्या है, इसका मिरर इमेज। और कहेगा वाटर इमेज, तो उलट के देख लीजिए, उलट के देखेंगे तो वाटर इमेज। जैसे ये रोज है, ठीक है, पलटेंगे तो मिरर इमेज, उल्टेंगे तो। जब भी क्वेश्चन में आए मिरर इमेज, तो आप ना एडमिट कार्ड या कुछ है ना, तो वहाँ कलम से एकदम धसा। जय हिंद। घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो वाटर प्रतिदिन क्या हुआ, तो वाटर प्रतिदिन में 18:30 से दिया हुआ समय घटा देंगे तो दिया हुआ समय है 10:20, तो हो जाएगा 1 और ये 8 10 वाटर इमेज हो जाएगा। जय हिंद। घड़ी में 10:20 हो रहा हो तो वाटर प्रतिदिन क्या हुआ, तो वाटर प्रतिदिन में 18:30 से दिया हुआ समय घटा देंगे तो दिया हुआ समय है 10:20, तो हो जाएगा 1 और ये 8 10 वाटर इमेज हो जाएगा। जय हिंद। घड़ी में 10 ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मिरर इमेज का क्वेश्चन आता हो, पर कई बार ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप चंद सेकंड में कर सकते हैं ऑप्शन से। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक फिगर है, इसकी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जब मिरर में इमेज बनेगी ना, तो राइट वाली साइड नजर आएगी लेफ्ट में और लेफ्ट वाली नजर आएगी राइट में। तो सबसे पहले मैं ये जो राइट में है ना, इन एलिमेंट को देखता हूँ, यानी ये एरो क्या है, अपोजिट साइड में नजर आएगा। तो यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, पर ये क्या है, शेडेड है। ये वाला तो ब्लैंक है, तो ये तो आंसर नहीं उसका। अब ये वाला एलिमेंट क्या है, इस एरो के साथ में यहीं पर नजर आएगा। अब ये देखिएगा, ये क्या होना चाहिए, एलिमेंट भी ब्लैंक। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर तो ब्लैंक नहीं है, तो यानी इन दोनों में से कोई आंसर सकता है। अब ये वाला जो एलिमेंट है, ये मिरर की तरफ देख रहा है, तो यानी अब वो मिरर की तरफ ही तो देखेगा इस तरीके से। ये वाला तो दूसरी तरफ देख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ऑप्शन डी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मिरर इमेज का क्वेश्चन आता हो, पर कई बार ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप चंद सेकंड में कर सकते हैं ऑप्शन से। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक फिगर है, इसकी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जब मिरर में इमेज बनेगी ना, तो राइट वाली साइड नजर आएगी लेफ्ट में और लेफ्ट वाली नजर आएगी राइट में। तो सबसे पहले मैं ये जो राइट में है ना, इन एलिमेंट को देखता हूँ, यानी ये एरो क्या है, अपोजिट साइड में नजर आएगा। तो यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ भी अपोजिट है, पर ये क्या है, शेडेड है। ये वाला तो ब्लैंक है, तो ये तो आंसर नहीं उसका। अब ये वाला एलिमेंट क्या है, इस एरो के साथ में यहीं पर नजर आएगा। अब ये देखिएगा, ये क्या होना चाहिए, एलिमेंट ब्लैंक। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर तो ब्लैंक नहीं है, तो यानी इन दोनों में से कोई आंसर सकता है। अब ये वाला जो एलिमेंट है, ये मिरर की तरफ देख रहा है, तो यानी अब वो मिरर की तरफ ही तो देखेगा इस तरीके से। ये वाला तो दूसरी तरफ देख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ऑप्शन डी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। दुनिया का
शक्ल याद रखिएगा। अभी जो नीचे दिखा रहा है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे अपन। अब जो सोसाइटी है ना, घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होंगी। कितनी बार संपाती होंगी, ऐसी कितनी कंडीशन, कितनी बार कंडीशन बनेगी कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आए। देखिए 12 डायल होते हैं, यानी 12 घंटे में 11 बार घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती है। यानी 12 घंटे में 11 बार क्यों आती हैं और 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं आती? क्योंकि 12 और 1 बजे के बीच में कोई भी वो समय नहीं होता है जिसमें घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती है। क्योंकि 12 बजे घंटे और मिनट की सुइयां ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर होती है। तो 12 और 1 बजे के बीच में वो 1 घंटा हमने निकाल दिया, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार। और डायल हमारे पास 12 होते हैं, तो 12 घंटे के 2 स्लॉट होते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे पूछा है नहीं एक दिन, तो 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो टोटल कितना हो गया? 22 बार। 22 बार घंटे और मिनट की सुइयां आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, आपस में संपाती बनाएंगी, या यूं कहें आपस में ओवरलैपिंग करेंगी। ऑप्शन 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होंगी। कितनी बार संपाती होंगी, ऐसी कितनी कंडीशन, कितनी बार कंडीशन बनेगी कि घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आए। देखिए 12 डायल होते हैं, यानी 12 घंटे में 11 बार घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती है। यानी 12 घंटे में 11 बार क्यों आती हैं और 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं आती? क्योंकि 12 और 1 बजे के बीच में कोई भी वो समय नहीं होता है जिसमें घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती है। क्योंकि 12 बजे घंटे और मिनट की सुइयां ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर होती है। तो 12 और 1 बजे के बीच में वो 1 घंटा हमने निकाल दिया, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार। और डायल हमारे पास 12 होते हैं, तो 12 घंटे के 2 स्लॉट होते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे पूछा है नहीं एक दिन, तो 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो टोटल कितना हो गया? 22 बार। 22 बार घंटे और मिनट की सुइयां आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, आपस में संपाती बनाएंगी, या यूं कहें आपस 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? इसके लिए क्या करेंगे? डिग्री यानी थीटा का जो मान होगा उसके लिए फार्मूला है 60h माइनस 11m बट्टा 2। यह h क्या है? घंटा वाली सुई, और m क्या है? मिनट वाली सुई। तो 60 गुणा h क्या है? 4 माइनस 11 गुणा m क्या है? 40 बट्टा और 5 के बीच में 2 काम का 2 लिख लेंगे और इंटू कर देंगे 30 से, तो हमारा आ जाएगा ऐसा कितना? जय हिंद। घड़ी में 7:18 का मिरर इमेज क्या होगा? तो 12 बजे समय से घटाएंगे तो 12 बजे को लिख सकते हैं 11:60, और दिया गया समय है 7:18, इसको घटा देंगे 4:42 मिरर इमेज हो जाएगा। जय हिंद। घड़ी में 7:18 का मिरर इमेज क्या होगा? तो 12 बजे समय से नया वाला जो इसमें हमें बताना है, मेरे प्यारे बच्चों नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, यानी तीन में कोई ना कोई सिमिलरिटी है और एक क्या है बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो क्या है बच्चों? इन 4 नंबर में से 3 नंबर ऐसे हैं जो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से पूर्णतः भाग होती है, और एक ऐसी है जो 8 से भाग होती है। और इस बात का हम कैसे पता लगाते हैं? किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक लीजिएगा। अब मैं इसको यदि 8 से भाग देता हूँ तो 8 एकम 8 और 12 8 96। अब ये भी आखिरी के 3 अंक 8 से पूर्णतः भाग हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी पूरा 8 से भाग हो रहा है। ऐसे यहाँ भी देखिए 8 एकम 8 8 चौका 32, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही है। 8 एकम 8 बचा 4 8 में 40, यानी ये 8 से भाग नहीं हो रहा है, और ये भी 8 से भाग रहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चों नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, यानी तीन में कोई ना कोई सिमिलरिटी है और एक क्या है बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो क्या बच्चों? इन 4 नंबर में से 3 नंबर ऐसे हैं जो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से पूर्णतः भाग होती है, और एक
1 ऐसी है तो 8 से भाग होती है। और इस बात का हम कैसे पता लगाते हैं? किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक लीजिएगा। अब मैं इसको यदि 8 से भाग देता हूं तो 8 एकम 8 और 12 8 96। अब ये भी आखिरी के 3 अंक 8 से पूर्णतः भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी पूरा 8 से भाग हो रहा है। ऐसे ही यहां भी देखिएगा 8 एकम 8 8 चौका 32, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो रही है। 8 एकम 8 बचा 4 8 40, यानी ये 8 से भाग नहीं हो रहा है और ये भी 8 से भाग रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर क्लासिफिकेशन के इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, यानी तीन में कोई ना कोई सिमिलरिटी है और एक क्या है बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो क्या है बच्चों? इन 4 नंबर में से 3 नंबर ऐसे हैं जो क्लासिफिकेशन के इस क्वेश्चन को देखिएगा जो अभी इसी वर्ष एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया। तो क्लासिफिकेशन का जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सभी लेटर्स की आपको पोजीशन वैल्यू लिखो। जैसे ए ऑप्शन ए में जेड डब्ल्यू एस और क्यू, ऑप्शन बी में क्या है टी आर एन एल, ऑप्शन सी में क्या है पी एन जे ए, ऑप्शन डी में क्या है जे एच बी डी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है -3 और यहाँ पर क्या हो रहा है -2। यहाँ पर -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यानी इन 3 ऑप्शन में आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है कि यहाँ पर 2 का गैप है और यहाँ इसमें क्या है 3 का गैप है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। क्लासिफिकेशन के इस क्वेश्चन को देखिएगा जो अभी इसी वर्ष एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया। तो क्लासिफिकेशन का जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सभी लेटर्स की आपको पोजीशन वैल्यू लिखो। जैसे ए ऑप्शन ए में जेड डब्ल्यू एस और क्यू, ऑप्शन बी में क्या है टी आर एन एल, ऑप्शन सी में क्या है पी एन जे ए, ऑप्शन डी में क्या है जे एच बी डी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है -3 और यहाँ पर क्या हो रहा है -2। यहाँ पर -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यानी इन 3 ऑप्शन में आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है कि यहाँ पर 2 का गैप है और यहाँ इसमें क्या है 3 का गैप है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। क्लासिफिकेशन के इस क्वेश्चन को देखिएगा जो अभी इसी वर्ष एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया। तो क्लासिफिकेशन का जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सभी डिवीजन ऑफ 5 किंगडम्स, 5 किंगडम्स का फिगर क्लासिफिकेशन से जो है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन 4 में से कौन सी फिगर आ सकती है ये हमें बताना है। फिगर को अगर हम देखते हैं तो चारों कोनों में जो मेरे पास सर्कल है, बीच में भी एक सर्कल है, लेकिन जैसे ही मैं इससे अगले फिगर में जाता हूं तो 4 कोनों के सर्कल सेम रहते हैं लेकिन बीच वाला जो है स्टार में बदल दिया जाता है। सेम जब मैं इस फिगर से इस फिगर पे जाऊंगा तो जो कोने के हैं वो तो सेम रहेंगे, स्टार की जगह स्टार रहेगा और सर्कल की जगह सर्कल रहेगा। बीच में हमारे पास स्टार था लेकिन जैसे अगले फिगर में जाएंगे तो ये जो है सर्कल बन जाएगा। तो 3 सर्कल ऊपर और 2 स्टार नीचे। ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। फिगर क्लासिफिकेशन से जो है देखिए इसमें 18, 12 और 15 तीनों 3 से मल्टीप्लाई है, यानी 3 के बदले में आते हैं और तीनों में 3 का डिफरेंस है, लेकिन 22 इनसे अलग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 22। और वन आंसर क्वेश्चन है, इसमें देखिए 4 संख्या दी गई है, इसमें एक संख्या बाकी 3 संख्याओं से अलग है। देखिए इसमें 18, 12 और 15 तीनों 3 के मल्टीप्लाई है, यानी 3 के बदले में आते हैं और तीनों में 3 का डिफरेंस है, लेकिन 22 इनसे अलग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 22। और वन आंसर क्वेश्चन है, इसमें देखिए 4 संख्या दी गई है, इसमें एक संख्या बाकी 3 संख्याओं से अलग है। देखिए इसमें 18, 12 और 15 तीनों 3 के मल्टीप्लाई है, यानी 3 के बदले में आते हैं और तीनों में 3 का डिफरेंस है, लेकिन 22 इनसे अलग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 22। और वन आंसर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया इनमें अलग कौन है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन हैं। यह 8 का स्क्वायर प्लस 1, यह 11 का स्क्वायर माइनस 1, यह 13 का स्क्वायर प्लस 1 और यह 9 का स्क्वायर प्लस 1। अलग कौन है?
बी। बाकी 3 में स्क्वायर +1 है और यहाँ स्क्वायर -1 है। आपसे पूछा गया इनमें अलग कौन है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। यह 8 का स्क्वायर +1। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर क्लासिफिकेशन का वो क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है। इनमें से 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से भाग होती है और ये 11 से भाग नहीं होती। ये तो आसान हो गया, पर आइडेंटिफाई कैसे करना है तो बच्चों देखिएगा। यदि हमारे पास कोई भी एक संख्या है जैसे 7, 3, 8, 1, तो इसमें पहले हम ओड प्लेसेस का सम लेंगे। 8 और 7 कितना होता है 15। फिर इवन प्लेसेस का सम लेंगे। 3 और 1 कितना होता है 4। तो 15 और 4 में अंतर 11। यदि कोई ऐसी संख्या मिलती है जो या तो 11 से भाग होती है या 0 मिलता है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से भाग होगा। और जल्दी से देखिएगा, 8 और 7 15, 3 और 1 4, अंतर 11, यानी इसका मतलब 11 से भाग हो रहा है। 9 और 4 13, 5 और 7 12, 13 और 12 में अंतर 1, यानी 11 से भाग नहीं हो रहा। 6 और 5 11, 9 और 2 11, 11 और 11 में अंतर 0, 11 से भाग हो रहा है। 8 और 6 14, 0 और 3 3, 14 और 3 में अंतर 11, यानी ये भी 11 से भाग हो रहा है। तो हमारा डिफरेंस कौन सा होगा? 9 5 4 7। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर क्लासिफिकेशन का वो क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है। इनमें से 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से भाग होती है और ये 11 से भाग नहीं होती। ये तो आसान हो गया, पर आइडेंटिफाई कैसे करना है तो बच्चों देखिएगा। यदि हमारे पास कोई भी एक संख्या है जैसे 7, 3, 8, 1, तो इसमें पहले हम ओड प्लेसेस का सम लेंगे। 8 और 7 कितना होता है 15। फिर इवन प्लेसेस का सम लेंगे। 3 और 1 कितना होता है 4। तो 15 और 4 में अंतर 11। यदि कोई ऐसी संख्या मिलती है जो या तो 11 से भाग होती है या 0 मिलता है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से भाग होगा। और जल्दी से देखिएगा, 8 और 7 15, 3 और 1 4, अंतर 11, यानी इसका मतलब 11 से भाग हो रहा है। 9 और 4 13, 5 और 7 12, 13 और 12 में अंतर 1, यानी 11 से भाग नहीं हो रहा। 6 और 5 11, 9 और 2 11, 11 और 11 में अंतर 0, 11 से भाग हो रहा है। 8 और 6 14, 0 और 3 3, 14 और 3 में अंतर 11, यानी ये भी 11 से भाग हो रहा है। तो हमारा डिफरेंस कौन सा होगा? 9 5 4 7। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर क्लास इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, तुम्हारा दिमाग में सारा फिल्टर फाड़ देगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते ही तुम रेशो मेथड लगाओ, है ना? यहाँ क्या करोगे? 5 दिया, 15 5 चुके 20। यहाँ पर क्या करोगे? 7 दिया, 21 करोगे और यहाँ पर 7 चुके 28 करने की कोशिश करोगे। ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, करना क्या है यहाँ और समझो। 15 का क्या करोगे? स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 225। 225 के सारे डिजिट्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या आएगा? 4 × 5 कितना आएगा? 20 आ गया, देखो 20 आया हुआ है। ऐसे ही क्या करोगे? 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करोगे 4 4 1 4 × 4 × 1 आपका क्या देगा? 16 देगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अपना रीजन डोंट समझते हो ना, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, तुम्हारा दिमाग में सारा फिल्टर फाड़ देगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते ही तुम रेशो मेथड लगाओ, है ना? यहाँ क्या करोगे? 5 दिया, 15 5 चुके 20। यहाँ पर क्या करोगे? 7 दिया, 21 करोगे और यहाँ पर 7 चुके 28 करने की कोशिश करोगे। ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, करना क्या है यहाँ और समझो। 15 का क्या करोगे? स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 225। 225 के सारे डिजिट्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या आएगा? 4 × 5 कितना आएगा? 20 आ गया, देखो 20 आया हुआ है। ऐसे ही क्या करोगे? 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करोगे 4 4 1 4 × 4 × 1 आपका क्या देगा? 16 देगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अपना रीजन डोंट समझते हो ना, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, तुम्हारा दिमाग में सारा फिल्टर फाड़ देगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते ही तुम रेशो मेथड लगाओ, है ना? यहाँ क्या करोगे? 5 दिया, 15 5 चुके 20। यहाँ पर क्या करोगे? 7 दिया, 21 करोगे और यहाँ पर 7 चुके 28 करने। अगर मैथ्स पे पकड़ बनानी है तो 3 चीजों पे फोकस कर